जी दोस्तों, पंजाब प्रगतिशील लेख संघ की ओर से आप सभी का स्वागत है। आज 15 अगस्त है। 15 अगस्त आप सभी जानते हैं कि भारत में कैसे मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है और 15 अगस्त के अवसर पर मैं राहत इंदौरी का एक शेर पढ़ रहा हूँ कि लगेगी आग तो आएँगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। जो आज साहिबे मसनद हैं, कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, ज़ाती मकान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल जहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो दोस्तों, आज हम राहत इंदौरी को याद कर रहे हैं। राहत इंदौरी शारीरिक तौर पर हमारे पास नहीं रहे, पर किसी शायर का इस दुनिया से जाने का अपना ही एक मंतव होता है, अपना अपना ही एक महत्व होता है। क्योंकि अ, जब किसी शायर के बोल हमारे लबों पे आ जाएँ, हमारी ज़ुबान पे आ जाएँ, तो वो शायर कभी मरते नहीं, वो अमर हो जाते हैं। राहत इंदौरी की उनके शेर, उनकी कविताएँ आज हर बच्चे-बच्चे की ज़ुबान पे हैं, चाहे वो नौजवान पीढ़ी है, चाहे हमारे जैसे लोग हैं, चाहे साहित्य से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे साहित्य से ना जुड़े हुए लोग हैं। इसलिए राहत इंदौरी का जाना शारीरिक तौर पर जाना है। वैसे तो राहत इंदौरी जैसे लोग हमारे दिलों में जीवित रहते हैं, उनके बोल जीवित रहते हैं और उन बोलों के साथ वो लोग जीवित रहते हैं। अ, आज हम राहत इंदौरी को याद करेंगे। मैं पहले उनकी एक गज़ल की कुछ पंक्तियाँ आपके साथ साझी कर रहा हूँ, जो मेरे को बहुत अच्छी लगती हैं, शायद आपको भी अच्छी लगेंगी। सर पर 7 आकाश, ज़मीं पर 7 समंदर बिखरे हैं। आँखें छोटी पड़ जाती हैं, इतने मंज़र बिखरे हैं। ज़िंदा रहना खेल नहीं है इस आबाद खराबे में। वो भी अक्सर टूट गया है, हम भी अक्सर बिखरे हैं। उस बस्ती के लोगों से जब बातें की तो ये जाना, दुनिया भर को जोड़ने वाले अंदर-अंदर बिखरे हैं। इन रातों से अपना रिश्ता जाने कैसा रिश्ता है। नींदें कमरों में जागी हैं, ख्वाब छतों पर बिखरे हैं। आंगन के मासूम सज़र ने एक कहानी लिखी है। इतने फल शाखों पे नहीं थे, जितने पत्थर बिखरे हैं। सारी धरती, सारे मौसम एक ही जैसे लगते हैं। आँखों-आँखों कैद हुए थे, मंजर-मंजर बिखरे हैं। आँखों-आँखों कैद हुए थे, मंजर-मंजर बिखरे हैं। आज राहत इंदौरी को याद करने के लिए हमारे पास 3 बड़े आदमी हैं, बड़े लोग हैं, बहुत अच्छे स्पीकर हैं, वक्ता हैं। जिनमें से सबसे पहले विनीत तिवारी जी हैं, जो इससे पहले पंजाब प्रगतिशील लेख संघ की परिचर्चा में आ चुके हैं। आज वो विषय का परिचय कराएँगे और हमारे मेहमानों का हमारे वक्ताओं का परिचय कराएँगे। विनीत तिवारी जी सचिव हैं प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन इंडिया के और 2 वक्ता जो हमारे साथ हैं, उनमें एक हैं दीपक रुहानी जी। दीपक रुहानी सर असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू, अरबी, फारसी यूनिवर्सिटी लखनऊ से। इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, पर जिस किताब का आज के प्रसंग में बहुत महत्व है, इनकी एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, उसका नाम है राहत साहब। राहत साहब के जीवन पर, उनके व्यक्तित्व पर, उनकी रचनाओं पर बहुत ही खोज अन्वेषण से भरपूर पुस्तक दीपक रुहानी जी ने लिखी है और भी बहुत सारी किताबें हैं, पर आज हम इनको सुनेंगे इनकी अपनी ज़ुबान से राहत साहब की यादें हमारे साथ साझी करेंगे और दूसरे जो वक्ता हैं हमारे साथ राहत साहब को याद करने के लिए, वो हैं दीपक असीम। हमारे पास आज 2-2 दीपक हैं, तो अंधेरा कैसे रह सकता है? दीपक रुहानी के बाद दीपक असीम हैं। दीपक असीम सर इंदौर से हैं, उस इंदौर से जहाँ से राहत इंदौरी जी हैं। आज इंदौर से होना अपने आप में ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब सज्जनों के देश से कोई आता है, तो बहुत खुशी होती है। हमें लगता है कि इंदौर से दीपक असीम जी हमारे साथ आ गए, तो राहत इंदौरी जी हमारे साथ आ गए। इंदौर के हर आदमी का आना हमारे लिए बहुत अच्छा है इस उपलक्ष्य में। दीपक असीम जी वहाँ पर एक पत्रिका के संपादक हैं खजराना लाइव।
उस पत्रिका के संपादक हैं और खजराना लाइव पत्रिका के माध्यम से वो आवाम की आवाज उठाते हैं, और आवाम की आवाज उठाना आज के समय में देशद्रोह है। और ऐसे ऐसे इल्जाम दीपक असीम सर पर भी लगे हुए हैं। दीपक असीम सर को भी जेल जाना पड़ा है एक दो बार ऐसे इल्जामों में, अपनी पत्रिका में अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए। सो अभिव्यक्ति की आजादी पर डट के पहरा देने वाले दीपक असीम सर, दीपक रोहानी सर और विनीत तिवारी सर, मैं तीनों का स्वागत करता हूं। सुरजीत जज जी हमारे साथ हैं। मैं पहले एक बार इनका शारीरिक रूप से इनकी जान पहचान करा रहा हूं। एक बार सर आप बोलकर सामने आ जाना ताकि पता लग सके सभी लोगों को। सबसे पहले मैं विनीत तिवारी सर, विनीत तिवारी सर आपका स्वागत है। जी शुक्रिया जी, ये है विनीत तिवारी सर। और उसके बाद दीपक रोहानी सर, वेलकम सर आपका। अपना माइक सर अनम्यूट कर लीजिए प्लीज पहले। जी थैंक यू। हाँ जी, ये दीपक मेरी रोहानी आवाज सर गई? हैं, मैं ये हमारे साथ अपने आज विचार साझा करेंगे। और इसके बाद दीपक असीम सर। जी शुक्रिया। जी सर, आप अभी तक हमारे सामने नजर नहीं आए सर। जी मैं करता हूँ, एक मिनट में स्पॉटलाइट आपके। हाँ जी जी जी, शुक्रिया। ये दीपक असीम सर। तो तीनों वक्ता हमारे पास है। सबसे पहले मैं सुरजीत जज जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो पंजाब प्रगतिशील लेख संघ की ओर से सभी का स्वागत करेंगे, और उसके बाद विनीत तिवारी जी और आज के विषय का परिचय भी देंगे और हमारे वक्ताओं का परिचय भी देंगे। पंजाब प्रगतिशील लेख संघ के जनरल सेक्रेटरी सुरजीत जज जी। जज साहब अपना माइक सर खोलो, पहले माइक अनम्यूट कर लो। आपका माइक म्यूट पे लगे हुए जज साहब। हो गया। अब बोलो। आज हम 3 बार हम पहले इसी प्रोग्राम में चुके एक विशेष जज साहब आपकी आवाज कट रही है, कनेक्शन वीक है। मेरे ख्याल में जज साहब का कनेक्शन वीक होने की वजह से वो हमारे से बात नहीं कर पा रहे। इनको हम बाद में एक बार इनको दोबारा फिर आने का मौका देंगे। मैं विनीत तिवारी सर से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो विषय का परिचय भी कराएंगे और हमारे मेहमानों का परिचय भी कराएंगे। विनीत सर, विनीत तिवारी जी। शुक्रिया कुलदीप जी। हमारे नेशनल जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर सुखदेव सिंह जी, हमारे पंजाब के अध्यक्ष सुरजीत जज जी, मेरे दोस्त दीपक असीम और दीपक रूहानी और तमाम साथी। ये बहुत ही अच्छा आज का आपने एक कदम उठाया है, ये सोच करके कि आज की इस शनिवार की इस आप लोगों की जो मीटिंग होती है उसके केंद्र में राहत इंदौरी को रखा जाए। राहत इंदौरी को रखने का मतलब ये भी है कि एक ऐसी शायरी को रखा जाए जिसको छूना हर किसी के लिए थोड़ा आग को छूने जैसा होता है। चाहे वो पूरी तरह इत्तेफाक रखें उनकी फिलसफे से या न रखें, लेकिन उनकी शायरी के कई हिस्से ऐसे हैं जिसमें उन्होंने एक आग की तरह से लोगों को छुआ है। हम इंदौर से तो खैर हैं ही, दीपक असीम भी और मैं भी। दीपक का वास्ता, दीपक असीम का वास्ता उनके साथ लगभग 3 दशकों का रहा है और मेरा वास्ता उनके साथ में चंद मुलाकातों का रहा है। हालांकि हम लोग फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए बहुत नज़दीक रहते थे क्योंकि वो मेरे मोहल्ले में ही एक मतलब मुश्किल से 200-300 मीटर की दूरी पर उनका घर है। उनके
छोटे भाई के साथ मेरे ज़्यादा दोस्ताना ताल्लुकात थे। आदिल कुरैशी वो भी पत्रकार थे और दैनिक भास्कर में पत्रकार थे और इंदौर में ही काम करते थे। उनका मेरे ख्याल से पिछले साल ही अचानक इंतकाल हो गया था। वो उनके छोटे भाई थे। सबसे पहले मैं राहत इंदौरी जी के बारे में ऐसी कुछ आपको बात बताता हूँ जो मोटे तौर पर लगभग सब जानते हैं, इसलिए संक्षेप में बताऊंगा क्योंकि उनकी ज़िंदगी से जुड़े और उनकी शायरी से जुड़े बाकी जो वाक़यात हैं उनकी ओर रोशनी डालने के लिए दीपक रूहानी और दीपक असीम हमारे साथ में हैं और इसलिए चीज़ों का दोहराव भी ना हो। मैं एक चूँकि प्रगतिशील लेखक संघ का कार्यकर्ता और संगठन करता रहा हूँ, इसलिए जब मैंने उनकी शायरी के बारे में जाना तो मैंने उनसे मुलाकात की और उनके साथ में एक कार्यक्रम करने की बातचीत हमने की जो यौमी यकजहती के ऊपर, कौमी यकजहती के ऊपर एक कार्यक्रम करने की बात थी, जिससे उन्होंने अपने आप को थोड़ा उस वक्त, नहीं देखिए ऐसा है कि अभी हम जिस तरह के दौर में हैं उसमें सीधे सीधे अगर हम इस तरह की बात करेंगे तो मुनासिब नहीं होगा। मुझे शायरी में ही वो बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो कहता हूँ। तो ये एक शायर का अपना ख्याल भी था, एक शायर का अपना ये हौसला भी था और कॉन्फिडेंस भी था, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों के लिए अल्फाज कम पड़ जाते हैं और तब हमें मोर्चे सड़क पर जमाने होते हैं। जब हमारी आवाज़ की खनक जो सियासतदां हैं उनके कानों तक नहीं पहुंचती है, तब शायरों को, लेखकों को, अदीबों को भी सड़कों पर उतरना पड़ता है। और ऐसे हमारे पास में अभी चंद रोज पहले भीष्म साहनी की जयंती गुजरी है और तमाम सारे शायर ऐसे और अदीब ऐसे हुए हैं जिन्होंने जितना जिंदगी मोर्चा किताबों में और अल्फाजों से लगाया उतना ही मोर्चा उन्होंने सड़कों पर भी लगाया। आज मैंने धूमिल की उस कविता को शेयर भी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान के नक्शे पर एक गाय ने गोबर कर दिया। तो ऐसा 70 के दशक में लिखने वाले धूमिल लिख करके भी और आंदोलन के साथ शामिल होकर के भी कर रहे थे। देखिए, राहत इंदौरी साहब के बारे में ये बात काफ़ी लोग जानते हैं कि वो एक मिल मजदूर के बेटे थे। इंदौर जो है वो कपड़ा मिलों का एक बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था और इसलिए इंदौर की जो तासीर थी वो यहाँ के मजदूर तबके से बनती थी। यहाँ का जो कैरेक्टर था वो मजदूर वर्ग का कैरेक्टर हुआ करता था। जब से मिलें बंद हुई, जब से ये शहर एक उत्पादन केंद्र से हट करके एक ट्रेड सेंटर के रूप में रह गया, तब से इसका कैरेक्टर बदल गया। तो इसलिए वो वक्त था जब तमाम मजदूर हिंदू मुसलमान ऊंच नीच का ध्यान करके किए बिना और जात बिरादरी का ध्यान किए बिना साथ में काम करते थे और बड़े बड़े मोर्चे लगाते थे। यहाँ का कौमी जो सियासी माहौल था वो कभी भी उस इलाके का अभी हाल तक नहीं खराब हो सका था। गुजरात के बाद से भी यहाँ पर उस इलाके में कभी कर्फ्यू नहीं लगा था जो मजदूरों का इलाका था, लेकिन अब धीरे धीरे वो मजदूरों का इलाका पूरी तरह से एक तरह से भगवा उसको कर दिया गया, एक तरह के खास राजनीतिक रंग में रंग दिया गया। तो ये सब जो हालात बने हैं, ये इन हालात का असर हमारे अदीबों पर भी पड़ा है। तो पहले जो अदीब हमारे आंदोलनों के साथ जुड़ने में, यहाँ तक कि सोचिए मुक्तिबोध और राहुल सांकृत्यायन, इंदौर में उन्होंने 1945 में फांसीवाद विरोधी सम्मेलन किया था और उसमें उस वक्त के जितने अदीब थे जो फिल्मों में गाने भी लिखते थे, जो तमाम काम, वो सब उस सम्मेलन में शिरकत करने के लिए इकट्ठा हुए थे। लेकिन बाद का जो माहौल बना, उस माहौल के भीतर ये हुआ कि एक थोड़ा सा फर्क भी मेंटेन करने लगे और मिडिल क्लास का जो एक कैरेक्टर होता है कि हम अपनी बात कहना भी चाहते हैं और अपने आप को बचाना भी चाहते हैं, ये भी एक चीज़ कहीं ना कहीं सामने आई। और एक थोड़ा जो फासला था अवाम के साथ में, अवाम की बात कहने वालों का, बात अवाम की ही कह रहे हैं, लेकिन वो फासला भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं इस पूरे दौर में बढ़ा है। उसके लिए कोई एक इंडिविजुअल जिम्मेदार नहीं हो सकता, ये पूरे माहौल का असर होता है। तो
राहत साहब ने फिर एक मजदूर के बेटे होने के बावजूद, और उस वक्त में मिल मजदूर छोटी मोटी हस्ती भी नहीं हुआ करता था। मिल मजदूर की नौकरी करने के लिए लोग मास्टरी की नौकरी छोड़ दिया करते थे। उस वक्त मिल मजदूर इतना बड़ा एक इज्जत की जगह हुआ करती थी, और उनकी तनख्वाहें भी ठीक ठाक होती थी। तो उन्होंने फिर बीए किया, एमए किया, एमए करने के बाद पीएचडी किया, और पीएचडी भी उनकी मुशायरों पर थी। उर्दू के जो मुशायरे थे उनके ऊपर पीएचडी थी। मेरे उनके काफ़ी सारे ऐसे मिलने जुलने के प्रसंग हुए, लेकिन यूं बहुत विस्तार से उनकी ज़िंदगी के बारे में तफसील से कभी बात हुई हो, ये ठीक आप एक बरस पहले की बात है, जब हमने लाल किले पर आर्टिस्ट यूनाइट का एक बड़ा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें पूरे हिंदुस्तान के लोग इकट्ठा हुए थे, आर्टिस्ट इकट्ठा हुए थे अपने खर्चे से। तब मैंने एक बार फिर से अप्रोच किया था कि आप एक बार चल करके ये जो सारे कलाकार, अदीब, लेखक इकट्ठा हो रहे हैं, इनमें अपनी आवाज़ को शामिल करके इस आवाज़ को पुख्ता करने के लिए आप शामिल हों। तो भी उन्होंने कहा कि अभी देखिए मसरूफियत है, मैं रिकॉर्डिंग वगैरह करके कुछ देखता हूँ, लेकिन वो शामिल नहीं हो पाए थे। मुझे लगा कि शायद फिर से, क्योंकि ये 2016 के बाद से या 14 के बाद से जिस तरह का माहौल चल रहा है, उसमें बेशक राहत इंदौरी जी के शेर शायरी, उनकी रचनाएं विरोध करने वाले लोगों के हाथों में एक बड़ा झंडा हुआ करती हैं, बड़ा हौसले का झंडा हुआ करती हैं, लेकिन खुद शायर जो है कई बार सोच में पड़ जाता है कि मेरी उम्र का भी मतलब बीमार भी थे वो, उनको कई सारे एलिमेंट्स थे, तो इस उम्र में वो किस तरह का रिस्क ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, ये उनके शायद जेहन में रहा हो। बहरहाल वो संगठन के साथ में कभी उस तरह से नहीं जुड़े रहे, लेकिन जिसको हम प्रोग्रेसिव बोलते ही इसलिए हैं कि उनकी शायरी में, उनके खुद के वजूद में ऐसा नहीं था कि वो अवतार की तरह से प्रकट हुए थे। धीरे धीरे उन्होंने सीखा है, अपनी शायरी को प्रोग्रेसिव आवाज की तरफ और धारदार बनाया है। अपने खुद के सोच में, जेहन में तब्दीलियां उनके भीतर जिस तरह की आई हैं, तो उनसे उनकी शायरी ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों के लिए बहुत माकूल साबित हुई है जो इस दुनिया को सारे लोगों की बेहतरी के लिए बदलना चाहते हैं, किसी खास कौम के लिए, किसी खास तबके के लिए नहीं। तो ये उनके साथ में उनका बेटा सतलज भी बहुत अच्छा शायर है। हम लोग, ये तो दिन ऐसे हैं कि अभी उनसे उस बारे में बात करना मुनासिब नहीं, लेकिन फिर भी हम आगे की कभी मौके पर सतलज को भी इस मंच पर लेकर के आएँ और उनकी बातों को सुने, उनकी शायरी को भी सुने, और अपने अब्बा के बारे में उनके ख्यालात सुने। ये भी हम लोग कोशिश करेंगे। दीपक रूहानी से मेरी मुलाकात, मैं अब दीपक रूहानी और दीपक असीम पर ये बात करता हूँ, और दोनों की मौजूदगी यहाँ एक तो रूह में दीपक जलाने का काम कर रही है, और वो दीपक जो है असीम समय तक जलता रहे, उसमें तेल खत्म ना हो कभी भी, इस तरह से जलता रहे, इस तरह इन दोनों की मौजूदगी हमारे साथ में है। लेकिन दीपक रूहानी के बारे में मेरी मुलाकात मुख्तसर है, और लेकिन मुझे वो पहली नज़र में ही भा जाए जो इंसान, उस तरह के इंसान नजर आए, और बहुत विनम्र व्यक्ति, और एक बहुत अच्छी पत्रिका उन्होंने जो गज़लकार वो निकालते हैं, उसका एस्थेटिक्स देखिए, उसके टेक्स्ट को, उसके कंटेंट को देखिए। वो हिंदी और उर्दू के बीच में पुल का काम करने वाले, खामोशी से एक सिपाही की तरह से काम कर रहे हैं। दो भाषाओं के बीच में एक पुल का काम वो कर रहे हैं, और उन्होंने काफ़ी जानकारी अच्छे से हासिल की, उर्दू की जानकारी ली, और वो प्रतापगढ़ से, इलाहाबाद के पास के प्रतापगढ़ से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने पढ़ाई लिखाई अपनी, जैसा बताया, लखनऊ से की, और नौकरी पेशा शायद वो आजकल मधुबनी में है, लेकिन उनका काम, चाहे जो वो जहाँ रहे हैं, उन्होंने लिखा है अपने परिचय में कि ईमेल ही स्थायी पता है क्योंकि और किसी जगह के बारे में कल पता नहीं कि पेशे की वजह से कहाँ जाना पड़ जाए, तो ईमेल ही स्थायी पता है उनका। और जैसे मैंने बहुत पहले अपनी एक कविता की पंक्ति में लिखा था कि मेरे कंधे पर टंगा झोला ही मेरा घर है। जब मैं झोला बदलता हूँ तो मैं घर बदलता हूँ।
एक एक चीज करीने से मुझे दूसरे झोले में शिफ्ट करनी पड़ती है, तो वो घर बदलने जैसा एक वो रहता है। बहरहाल दीपक रूहानी ने एक बड़ा काम जो किया वो ये किया कि उन्होंने राहत साहब के ऊपर जीवनी लिखने का काम शुरू किया, और देखिए कि किस तरह से उन्होंने कितने सही वक्त पर हेलो जी जी जी, आ रही है आवाज सर। कितने सही वक्त पर उन्होंने ये काम शुरू किया कि उनकी जीवनी शाया होकर के मेरे ख्याल से साल 2 साल का वक्फा भी अभी नहीं हुआ, और उसकी हजारों प्रतियां, और कई सारे जगहों पर, अनेक जगह पर आप देखेंगे तो वो उनकी जीवनी मौजूद है, एयरपोर्ट से लगा करके रेलवे स्टेशन की दुकानों तक, और लोगों के और जो फुटकर दुकानें हैं उन तक, और उस जीवनी को मकबूलियत हासिल हुई। उस जीवनी की वजह से एक शायर के भीतर छिपा हुआ एक इंसान जो कई मौकों पर कमजोर भी हो सकता है, जो कई मौकों पर जिंदा दिल भी सामने आता है, जो कई मौकों पर एक बाप भी होता है, कई मौकों पर एक परिवार का ख्याल रखने वाला, और कई मौकों पर एक गुस्से से भरा हुआ एक हिंदुस्तानी है जिसको हमें जानने का मौका मिलता है। दीपक ने इस पर काफी काम किया है। मैं तो ये तजवीज करूंगा आज मीटिंग में मौजूद सभी लोगों से कि वो ये किताब जरूर मंगवाएं, पढ़ें, और राहत इंदौरी को और नजदीक से जानने की कोशिश करें। दूसरी बात जो है दीपक असीम के बारे में, तो मैंने आज दीपक असीम से कहा कि यार मैं तुमको 15-20 साल से जानता हूँ, लेकिन मुझे आज तक ये नहीं पता कि तुम हिंदू हो कि मुसलमान हो, तो थोड़ा सा अपना परिचय तो मुझे दो ताकि मैं लोगों को बता सकूं। तो उन्होंने कहा कि जो लोग सुनने आएंगे उनको ये जानने में क्या दिलचस्पी है कि मैं हिंदू हूँ कि मुसलमान हूँ। मैंने कहा बेशक उनको भी कोई दिलचस्पी नहीं है। तो हुआ यूं कि ये रहते हैं इधर, एक जो मुस्लिम घेटो बन चुका है जहाँ सिर्फ मुसलमान रहते हैं, उसे इंदौर का पाकिस्तान भी कहा जाने लगा। तो वो इस इलाके में रहते हैं। इनकी बीवी का इंतकाल अभी पिछले बरस हुआ, और उनका मुस्लिम रीति रिवाज से सब वो हुआ आखिरी संस्कार। और इनके बारे में ये किसी को पता नहीं है। इनको हिंदू लोग मानते हैं कि ये मुसलमान हैं, और ये मुसलमान मानते हैं कि ये हिंदू हैं, और दोनों तरफ से इसलिए जो फिरका परस्त लोग हैं वो इनके पीछे पड़े रहते हैं डंडा उठा करके। तो ये ऐसे ही किसी आंदोलन के मौके पर, ये शायर के तौर पर नहीं बल्कि एक आंदोलनकारी साथी के तौर पर मेरे परिचय में आए थे, जब मकबूल फिदा हुसैन पर इल्ज़ाम लगाया गया था उनकी गुफाओं को दोषी की, और उनकी जो गुफा थी अहमदाबाद में उनको तोड़ दिया गया था। तो उस वक्त इन्होंने मकबूल फिदा हुसैन के पक्ष को लेकर के और कलाकारों के साथ, लेखकों के साथ एक मार्च निकाला था। और मैंने कहा कि इस लड़के के अंदर कुछ थोड़ा इस तरह की आग है। ये करीब 20 साल पुरानी बात रही होगी। और फिर हमने दीपक असीम को अपनी जो बिरादरी थी उसके साथ में जोड़ना शुरू किया। तो पता चला कि दीपक असीम जो है, असीम तो उनका तखल्लुस है और वो शायरी के लिए उन्होंने रखा है। एक और बात उन्होंने अपने परिचय में आज बताई, वो आप सबके साथ साझा करना बहुत ज़रूरी है। वो ये कि ये महू में पैदा हुए। इंदौर से 20 किलोमीटर दूर एक महू नाम की जगह है जहाँ पर बाबा साहेब अम्बेडकर भी पैदा हुए थे। तो उस महू में 2 महान शख्सियतें जो पैदा हुई, उनमें एक बाबा साहब अम्बेडकर थे और दूसरे दीपक असीम। ये उनका खुद का कहना है। अभी इनकी महानता को हमने कहा कि तुमने महान काम क्या किए हैं, वो उन्होंने फिराक साहब के एक शेर के हवाले से कहा कि वो अभी करना बाकी है। ठीक है। लेकिन बात ये है मुख्तसर में कि वक्त मैंने शायद थोड़ा 2-3 मिनट ज्यादा ले लिया, बस मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ कि दीपक असीम 30 साल से, जब ये एक नौजवान 18-20 साल की उम्र के लड़के थे, तब से लेकर के अब तक ये रहे राहत साहब के साथ। और इनकी जैसा कि होता है, जैसे मेरे चंद्रकांत देवताले के साथ में लड़ाइयाँ थी, झगड़े थे और तमाम सारी चीज़ें थी, लेकिन मोहब्बत बहुत ज़्यादा। उनसे झगड़े में ना भी हम जो है रह नहीं पाते थे, इतनी मोहब्बत। जैसे कमला प्रसाद जी जो हमारे जनरल सेक्रेटरी थे, आप लड़ लें झगड़ लें लेकिन उनसे मोहब्बत किए बिना नहीं रह सकते थे। तो ऐसे दीपक असीम के साथ भी हुआ। तो राहत इंदौरी जी के साथ इनकी तमाम तरह के मतभेद भी हुए, बहसें भी हुई और मोहब्बत भी थी। मोहब्बत जो थी वो ज़्यादा मजबूत थी,
वो ज़्यादा बड़ा सीमेंटिंग फोर्स हमेशा ही होती है, तो वो रही। और एक बात, आखिरी बात ये कहना चाहता हूँ अपने दोनों वक्ताओं से भी और यहाँ मौजूद और बाकी साथियों से भी, कि हमारा एक बड़ा शायर चला गया है। वो ये मौका उसकी शायरी को समीक्षक के अंदाज में देखने का भर नहीं है, ये मौका उसकी शायरी को, उसकी जिंदगी को सेलिब्रेट करने का भी है। एक हर बड़े से बड़े लेखक ने दुनिया में खराब चीजें भी लिखी हो सकती हैं, और अपनी उम्र के साथ साथ उसने अपने आप को मैच्योर भी बनाया होता है, तो वो गलतियां भी होंगी, वो और चीजें भी होंगी, लेकिन फिलवक्त आज हम उनकी शायरी को भी याद कर रहे हैं, उनकी खामियों की तरफ भी इशारा हो सकता है, लेकिन सेलिब्रेशन जो है वो उनकी शायरी और उनकी ज़िंदगी का है। और राहत साहब ने जो अजीम शायरी की है, उनको अक्सर ये लगता था कि उन्होंने बड़ी शायरी नहीं की, और एक वाकई ऐसा मौका था मुंबई के मुशायरे में, जिसमें शहरयार को ये लगा कि उनकी शायरी पर तो किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, और मंच कोई और छोटा अदना कोई उस वक्त शायर था वो लूट ले गया। तो ऐसा भी होता है जिंदगी में, लेकिन एक इंसान के तौर पर एक फलसफा जैसा उन्होंने बनाया था। उसने तमाम लोगों को औजार की तरह, हथियार की तरह अपने हाथ में शायरी का कमाल दिया और लोगों को प्रेरित किया। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। शुक्रिया जी, शुक्रिया विनीत तिवारी जी। मैं एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हमारे साथ विशेष तौर पर PWA UK से सरदार गुरनाम सिंह ढिल्लों जी जुड़े हुए हैं, जो सबसे पहले मेरे ख्याल में आज जुड़े थे। मैं उनका पहले भी एक बार वेलकम किया था, अब ये एक बार फिर स्वागत करता हूं, और अब आप सभी दोस्तों का स्वागत है। और अब हम सीधे चलते हैं दीपक रूहानी जी के पास। दीपक रूहानी जी, आपका फिर एक बार स्वागत है। आप अपना जो आज का वक्तव्य है, जो आप आज का व्याख्यान है आपका राहत इंदौरी पर, प्लीज आपको हम आमंत्रित करते हैं अपनी बात के लिए। दीपक रूहानी जी। मेरी आवाज जा रही है? हेलो जी जी जी, मेरी आवाज आ रही है जी, बिल्कुल आ रही है। अब आई है आपकी आवाज जी। मैं जी, सबसे पहले तो मैं दीपक भैया हैं मेरे साथ, दीपक असीम जी, उनको प्रणाम करता हूं। नमस्कार नमस्कार। और मुझे नहीं मालूम था कि मैं दीपक जी से दोबारा जब बात करूंगा तो राहत साहब नहीं होंगे इस दुनिया में। पहली बार जब मैं इनसे मिला था तो राहत साहब के बारे में इन्होंने मुझे 3 घंटे लगातार जो मैं पूछता रहा वो बताते रहे, और ये किताब इस अंजाम तक पहुंची। तो दूसरी बार मैं उनसे बात कर रहा हूँ, बीच में बात शायद व्हाट्सएप या इस तरह से हुई होगी। तो सबसे पहले तो ये दुख मैं उनके साथ साझा करना चाहूँगा, क्योंकि राहत साहब के साथ जितना वो करीब से थे, मैं तो 1.5-2 साल लगातार मेहनत केवल किया। और दीपक भैया का जो व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व में भी राहत साहब का कुछ हिस्सा है, वो कुछ विचार हैं, वो जो ख्यालात है साथ बैठने का। आज हम दीपक जी को देखते हैं जिस तरह से फेसबुक पे, वो उसी मुहिम का हिस्सा हैं, उसी मुहिम में पीछे चलने वाले लोगों में है, जिसमें राहत साहब आगे चल रहे थे, हम सब के अगुआ थे, मशाल लेके चल रहे थे, हम लोग उनके पीछे पीछे थे। और विनीत भैया का हुक्म हुआ कि कुछ बातें राहत साहब पे करनी है, तो ये हुक्म तो उसी तरह था कि मैं तो खुद भी राहत साहब पे जितना बात करने का मन करता है, जितना चाहता है जी उनके बारे में, वो बल्कि मंसूर उस्मानी का एक शेर है कि तेरी तहरीर जब से पढ़ रहा हूँ नजर बारीक होती जा रही है। तो राहत साहब के साथ बैठना, राहत साहब के साथ राहत साहब को सुनना अपने आप को रिच करने जैसा था, अपने ज्ञान को बढ़ाने जैसा था। वो मेरे ख्याल में पिछले 50 सालों की शायरी और मुशायरे के चलते फिरते इंसाइक्लोपीडिया थे राहत साहब। ये तो उनका न रहना इस दुनिया में, उनका जाना, ये मेरी व्यक्तिगत मेरी क्षति है, मेरा जाती नुकसान भी है उसमें।
मैंने जो कुछ सीखा पिछले कुछ दिनों में राज साहब के साथ रह के, वो उम्र उसे मैं जीवन में लाने की कोशिश करूंगा। अभी जी हेलो जी जी बोलिए सर, बोलिए बोलिए। जी, मैं अभी बात देखिए, राज साहब पे बात तो हम कई जावियों से कर सकते हैं। राज साहब का व्यक्तित्व तो इतना बड़ा है, इतना व्यापक है, जैसा कि अभी विनीत भैया बता रहे थे, तमाम बातों की ओर इशारा किया उन्होंने। तो राज साहब पे चर्चा करने के लिए अब उनके तमाम पहलुओं पे अब मैं सबसे मुनासिब समझता हूँ कि जहाँ विनीत भैया ने यहाँ अपनी बात समाप्त की, मैं कि फिर दीपक भैया से निवेदन करूंगा कि वो बात जारी रखेंगे। सबसे पहली बात तो अभी विनीत भैया ने ये कहा, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, आ रही है। जी, सबसे अभी विनीत भैया ने जाते जाते जो बात बताई कि शहरयार थे मुशायरे में और मुशायरा उनको नहीं सुना लोगों ने। ये देखिए, हम लोग शायरी पे बात करने वाले लोग हैं, इसलिए मैं केवल उसी चीजों पे बात करूंगा, जो शायरी पकड़ के ही बात करूंगा। अब जैसे शहरयार को क्यों नहीं सुना, जो है हम जानना चाहेंगे। आप हर जगह पढ़ेंगे कि शहरयार तरक्की पसंद उर्दू तहरीक से जुड़े थे, उसी का हिंदी में वर्जन प्रगतिशील लेखक संघ और दोनों का संयुक्त 1936 में अधिवेशन हुआ। मैनिफेस्टो तय हुआ कि उर्दू शायरी में अब किस तरह की शायरी की जाएगी, मजदूरों, शोषण होने वाले लोगों के लिए, किसानों लड़ाई के मुतालिक, और हम जो है गुलो बुलबुल और रुख और ये सब बातें, जुल्फों पे चौक, हम ये सब छोड़ देंगे। तो जब एक मिनट सर जी। और मेरी आवाज कुलदीप जी जा रही है? जी आ रही है जी। और ये बात जब तय हो गई, मुद्दा बन गया, और उसके बाद आजादी की लड़ाई में पूरा जितने शायर थे, अली सरदार जाफरी शहरयार और तमाम, खलीलुर रहमान आजमी, शमसुर रहमान फारूकी, ये सब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से झंडा बुलंद किए हुए थे। बाद में तरक्की पसंद के बाद जदीदियत आई, माँ बाप जदीदियत आई, और दिन ब दिन आपने शायरी को एब्स्ट्रैक्ट कर दिया, वो इंडिविजुअल लेवल पे आपने उसको सीमित कर दिया। आप जनता से कट गए, जो आप तरक्की पसंद वाला जो आपका चेहरा था, वो आप कितनी दूर हो गए। अभी वो आदमी आजादी मिलने के बाद, हम जिस डेमोक्रेटिक लड़ाई के लिए आजादी लड़ रहे थे 1947 के बाद, उसके लिए अभी बहुत बड़ा तबका पूरा हिंदुस्तान तरस रहा है, और आपने शायरी के जो है मुद्दे बदल दिए। तो आपको कौन सुनेगा? आप उम्मीद करिए कि आपको किसान सुने। आप सुनिए, राहत साहब की शायरी का जो रेंज है, आप देखेंगे कि एक छोटे से छोटे तबके का आदमी, एक रिक्शा चलाने वाला आदमी, उससे लेकर और प्रेसिडेंट तक जो होगा सुनेगा, वो राहत साहब की शायरी से उनका सहमत होगा या कायल होगा। सहमत या सहमत अपनी जगह है, लेकिन फिराक साहब का जो एक शेर है कि दुविधा पैदा कर दे दिलों में, ईमानों को दे टकराने, बात वो कह ऐ दिल की सुनकर सब कायल हो कोई न माने। तो राहत साहब तो सबको कायल कर देने वाले शायर थे। उनकी शायरी में तमाम बातें हैं जो अलग अलग मुद्दों पे तमाम, अभी जो आप कह रहे थे, आप विनीत भैया कह रहे थे कि खराबियां भी हो सकती हैं, खामियां भी हो सकती हैं। मैंने ये किताब लिखी, मैं इस बात को भी मैं उन्हीं की बात से जोड़ते हुए मैंने इस बात को लिखा। मेरे पास कई लोगों के मेल आए, क्योंकि उनके पास नंबर नहीं थे, तो उन्होंने केवल मुझे मेल किया। मेल में उन्होंने लिखा कि आपने राहत साहब के ऐबों को, राहत साहब में ऐब थे, उनको आपने हुनर बना के पेश किया है। एक साहब ने मुझसे कहा कि आपने इस तरह से उन चीजों को रखा है कि जो उनमें कमियां हैं वो हुनर की तरह से आपने पेश किया है। तो मैंने उनसे यही कहा, दीपक भैया, मैंने उनसे यही कहा कि मैं 250 पेज अगर किसी व्यक्ति पे लिखने बैठा हूं, तो इसका मतलब मैं उससे सहमत हूं और उसके किरदार को खड़ा करने के लिए लिख रहा हूं। 250 पेज उसके किरदार को खंडित करने के लिए
नहीं लिख रहा हूँ, आपकी उनसे ना इत्तेफाकी हो, आप भी लिख डालिए किताब। मैंने जो समझा राहत साहब को और जिस तरह से समझा मैंने लिखा, आपको लिखने का मन है आप भी लिखिए, कोई मना नहीं है लोग। तो इस तरह की भी चीजें आई और मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ कि मेरी पीढ़ी के, मेरी उम्र 40 साल है, मैं 80 में पैदा हुआ, मेरे से 2 साल 4 साल छोटे बड़े जितने लोग हैं, शायरी की जो उनकी समझ विकसित हुई है, वो जो उन्होंने सुना है जो शायरी को, तो उन्होंने राहत इंदौरी, मुनव्वर राना, वसीम बरेलवी, बशीर बद्र, इन्हीं सबको सुनकर जो मुशायरों के लोग थे, बाद में चाहे वो भले बहुत बड़े बड़े शेर याद कर लें, गालिब को याद कर लें, मीर को याद कर लें, लेकिन जो तरबियत बनी इस पीढ़ी में, और वो राहत साहब की बदौलत बनी। और राहत साहब अपनी पीढ़ी में बिल्कुल अलहदा थे, उस पे अलग से बात हो सकती है कि उनकी क्या क्या चीजें अलहदा थी, लेकिन ये है कि आप ये देख लें। मैं एक छोटा सा केवल उदाहरण देना चाहूंगा कि राहत साहब के न रहने के बाद फेसबुक पर, ट्विटर पर, जो भी सोशल मीडिया है, इस पर मैंने देखा कि जितनी ज्यादा, जब से मैं इस फेसबुक को देख रहा हूँ, जब से इस पे हूँ, ये जब से आया, किसी भी लेखक, किसी भी कवि या शायर के न रहने पे, उसके इंतकाल पे इतनी ज्यादा लोगों ने श्रद्धांजलि दी हो। और उसमें ये जोड़ दूं कि उसमें 80% लोग ऐसे हैं जो शायर नहीं है, कवि नहीं है, लेखक नहीं है, वो सिर्फ सामीन हैं, सिर्फ सुनने वाले हैं। और ये भी जोड़ दूं कि सिर्फ राहत साहब को सुनने वाले हैं। उनके लिए शायरी का मतलब राहत साहब होते हैं, वो केवल राहत साहब को सुनते हैं। ऐसे बहुत से आपको शोरा मिल जाएंगे जो केवल एक शायर को सुनते हैं, इसमें कोई वो नहीं, एक कवि को सुनते हैं। बहुत लोग आपको मिल जाएंगे जो कुमार विश्वास को ही सुनते हैं। तो इससे देखिए, अपना एक इतना बड़ा तबका, इतना बड़ा वर्ग जो मैंने आज तक देखा कि सोशल मीडिया पे आया, और ये इस बात को भी जाहिर करता है कि राहत साहब का जो सामीन है वो बिल्कुल नया है, बिल्कुल टेक्निकल है, वो राइट चलाता है, और वो फेसबुक पे है, वो इंस्टाग्राम पे है, वो ट्विटर पे है, वो सुन रहा है राहत साहब को। कोई ये नहीं कि जो है आप कह दें कि पुराने लोग सुन रहे हैं, उनकी पीढ़ी के लोग सुन रहे हैं। तो और तमाम मुद्दे हैं। मैं कुलदीप जी ने जैसा कि शुरू में बातें करने के लिए तो दीपक भैया हैं, ये बात करेंगे, मैं इनके सामने तो बहुत छोटा हूँ, इनके सामने क्या बात कर सकता हूँ। लेकिन कुलदीप जी ने अभी जो शुरू में कहा, शुरू में उन्होंने दो गजल पढ़ी, एक शेर पढ़े और एक पूरी गजल पढ़ी। और मैं अगर अभी जितने लोग जुड़े हैं उन्हें ध्यान दें तो जिसमें वो मिसरा आता है कि किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, उसके 2-3 शेर पढ़े और उसके बाद दूसरी गजल पढ़ी। आप देखें कि इन दोनों गजलों में एक गजल, जो पहली गजल के 2-3 शेर पढ़े कुलदीप जी ने, कितनी लाउड गजल है, कितनी उसमें उसकी आवाज की फ्रीक्वेंसी कितनी ज्यादा है, वो मुशायरे और भीड़ को। और दूसरी गजल आप देखिए कि कितनी सुकून की गजल है, कितनी अकेले की गजल है, एक कमरे में बंद शायर की गजल है, वो बिखरना, वो टूटना इंडिविजुअल लेवल पे। तो वो राहत साहब जानते थे कि मुशायरे में क्या सुना जाता है। हालांकि उस शेर की अलग से व्याख्या की जा सकती है, जिस मिसरे को अभी बीच में किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, इस पे भी तमाम लोगों ने चर्चा की। हम लोग मिसरे पकड़ के बात करते हैं, हम लोग किसी शायर पे बात करते हैं तो उसकी कविता के हवाले से बात करते हैं, किसी के बाप का हिंदुस्तान। देखिए, मैं तो सिर्फ एक छोटी सी दरखास्त करूंगा शायरी को समझने की। मैं शेर के बाहर जाकर शेर समझने की कोशिश नहीं करता, मैं कोई अपना विचार नहीं बताऊंगा, न इस मिसरे की कोई व्याख्या करूंगा कि ये इसका ये भी हो सकता है। मैं कोई अपने विचार उस शेर में नहीं, मैं केवल एक जबान की ब्यूटी में छोटी सी आप ध्यान देना चाहूंगा। दीपक भैया, मैं प्रतापगढ़ का हूँ, आप जान ही रहे हैं, अवध का क्षेत्र है, अवधी बोली जाती है हमारे। खास तौर से अवधी में बोलने में एक लहजा है कि तुम्हारे बाप का थोड़ी है। जैसे कोई किसी बात को, सड़क पे खड़े हैं, किसी बाप की है क्या, ये एक बोलने का लहजा है।
राज साहब अगर कह रहे हैं किसी के बाप का हिंदुस्तान, तो कोई ललकार नहीं रहे हैं, वो कोई युद्ध का, कोई जंग का ऐलान आपको लग रहा हो तो आपको जबान की समझ नहीं है। आप खड़ी बोली में भी देख लीजिए, लोग कहते हैं कि हम सरकारी चीज है क्या किसी बाप की है। ये एक मुहावरा है जो जबान के साथ लगता है। आप उस झुंझलाहट को, आप उस बात को, उसके व्यंग को हम कह रहे हैं, जितने लोगों ने इस मिसरे पे चर्चा की, तमाम फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, उनसे आप देखेंगे तो वो इसको गड़बड़ कहेंगे, लेकिन इसका कोई जवाब या कोई अर्थ उनके पास नहीं है। कोई आपको ये कहता नजर नहीं आएगा कि हमारे बाप का है। वो ये बोलने में, इसको बोलने की हिम्मत नहीं है, लेकिन आरोप लगाने को या तमाम बातें। आज राज साहब नहीं है। राज साहब, आने वाली पीढ़ी जो मेरे जैसे लोग हैं, जिन्होंने राज साहब को देखा है, समझा है और जिनके सरोकार साझा हैं, राज साहब हमारे लिए तब तक प्रासंगिक बने रहेंगे जब तक हमारे उनके सरोकार मिलते रहेंगे, मेल खाते रहेंगे। जिस डेमोक्रेटिक अप्रोच के लिए हम लोग लड़ाई लड़ते हैं, सामाजिक सरोकारों की लड़ाई लड़ते हैं, सांप्रदायिकता के खिलाफ रहते हैं, वो सारे मुद्दे जब तक समाज में रहेंगे, ये जारी रहेगी, ये जंग, ये लोकतांत्रिक कोशिश जारी रहेगी, तब तक राहत साहब हमारे लिए कोटेबल रहेंगे। हम उनका उदाहरण देते रहेंगे, उन्हें बार बार याद करते रहेंगे। बातें करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं चाहूंगा कि दीपक भैया कुछ अपने विचार रखें, मैं भी उन्हें सुनूं। और उन्हें सुनना एक तरह से राज साहब, जो फिराक साहब का शेर मुझे फिर याद आ रहा है कि आने वाली नस्लें तुम पर रश्क करेंगी हम असलों, जब वो ये सुनेंगे कि तुमने फिराक को देखा था। तो आज राज साहब नहीं है। और एक जी दीपक भैया से मैं चाहूंगा कि कुछ वो बोले, मैं फिर आ जाऊंगा। बराबर जी। दीपक सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। भाई विनीत भाई ने जैसा कि कहा कि ये जो समय है राहत साहब को सेलिब्रेट करने का समय है। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी सर जी, आ रही है। तो ये समय राहत इंदौरी को सेलिब्रेट करने का समय है। तो चूंकि कुछ भाई ने कुछ एकेडमिक बातें कही, कुछ भाई बातें कही, तो मैं आपको कुछ हल्की फुल्की बातें उस तरफ ले चलता हूँ। राहत इंदौरी शायर थे, बहुत अच्छे शायर थे, पूरी दुनिया उनको सुनती थी। लेकिन मेरा जाती तौर पर यह मानना है कि वो जितनी अच्छी बातचीत, वो पता नहीं शेर अच्छे सुनाते थे या लतीफा अच्छा सुनाते थे। मुझे तो लगता है कि लतीफा बहुत अच्छा सुनाते थे। अगर आप लोगों ने उनके मुंह से लतीफा नहीं सुना तो आपने जीवन का बहुत बड़ी चीज मिस कर गए। उनके जैसा लतीफा कोई सुना ही नहीं सकता। उनकी कॉमिक टाइपिंग कोई नहीं सुना सकता। मैं तो भी मिस करता हूँ उसको। बहरहाल वो जब आते थे मुशायरों से, तो रानीपुरा में एक जगह है, एक टेलर की दुकान थी, वहां पर हम बैठा करते थे और वो वाक्य सुनाया करते थे, ऐसा हुआ यूं हुआ यूं, और हम सब ऐसे बिल्कुल मंत्र मुग्ध हो गए। वो घंटों अगर बोलते रहते थे तो हम घंटों सुनते रहते थे। कहा उनके जैसा वर्णन करने वाला भी कोई नहीं होता था। मतलब वो जिस तरीके से चीजों को देखते थे, बताते थे हम लोगों को। खैर, तो एक लतीफा ये हुआ, मैं आपको बताना चाहूंगा। लतीफे को सुनाते थे, लेकिन एक लतीफा घटित हुआ वहां पर, वो मैं आपको शेयर करता हूँ क्योंकि ये सेलिब्रेशन का समय है। उन्होंने कहा, विनीत ने कहा, क्या हुआ कि राहत इंदौरी में हम सब 4-5-6 लोग बैठे थे रानीपुरा की दुकान में, चाय वाय हुई थी, सिगरेट विगरेट चल रही थी। इतने में एक साहब गुजरे रास्ते पे से, और राहत इंदौरी को देख के अचानक राहत इंदौरी के पास आए। कहने लगे अस्सलाम वालेकुम। तो राहत इंदौरी ने कहा वालेकुम सलाम। कहने लगे राहत साहब आपने मुझे पहचाना? राहत साहब ने कहा, थोड़ी देर पहचानने की एक्टिंग की उसको, फिर कहा रे यार ऐसा हो सकता है कि मैं आपको भूल जाऊं, मैंने पहचान लिया आपको। और उस आदमी ने कहा अच्छा पहचान लिया तो आप बताएं कि मैं कौन हूं। अब राहत साहब बड़े चक्कर में पड़े कि यार वो कैसे। तो राहत साहब थोड़ी देर वो एक्टिंग करने लगे पहचानने की। बिल्कुल मुझे पता था शुरू से उन्होंने नहीं पहचाना है। फिर थोड़ी देर उन्होंने कहा यार मेरे को याद नहीं आ रहा यार, आप बता दो। बोले नहीं अच्छा आप एक कोशिश आप और करो मुझे पहचानने की। फिर राहत साहब ने उसको पहचानने की कोशिश की। फिर बोले यार माफ करना यार, मेरे बिल्कुल ध्यान से उतर गया, आप खुद बता दो आप कौन हो। तो उसने कहा ये साहब आज से 5 साल पहले फला जगह पे एक शादी हुई थी, वहां आप आए थे? तो राज साहब ने कहा हाँ आया था। बोले उस शादी में खाना मैंने बनाया था।
तो राहत साहब के साथ ऐसे भी बहुत सारे वाक्य होते रहते। राहत साहब बहुत अच्छा लतीफा सुनाते थे। अब वो जो किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, उस पर मैं अपनी भी राय देना चाहूंगा। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो आप एक हिस्से को लेकर बात नहीं कर सकते, आपको दूसरा हिस्सा भी उसमें जोड़ना पड़ेगा। और फिर मैं तो एक बात कहता हूँ कि अल्पसंख्यक समुदाय को हमारे देश में जितना दबाया गया, जितना सताया गया, उसके विरोध में अगर कोई किसी ने आवाज उठाई तो वो आवाज राहत इंदौरी की है। तो राहत इंदौरी की जो आवाज है वो प्रतिरोध की आवाज है, वो मुखालफत की आवाज है। कहीं कहीं इम्बैलेंस हो सकता है। मैं ये मानता हूँ कि जब एक आदमी एक सांप्रदायिक लोगों से बात करता है, अगर वो कह रहे हैं किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, तो वो किससे कह रहे हैं? वो उन लोगों से कह रहे हैं जो ये कहते हैं कि मुसलमानों, हिंदुस्तान तुम्हारा नहीं है, हमने तुम्हें एक बार पाकिस्तान दे दिया, अब तुम पाकिस्तान चले जाओ, तुम्हारा पाकिस्तान है। ऐसे लोगों से तो वो कह रहे हैं कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। ये किस लोगों से, किन लोगों से कहा जा रहा है? अभी आप देखिए, ये शेर फिर से प्रासंगिक हुआ सीएए विरोधी आंदोलन में। जब सीएए विरोधी आंदोलन हुआ तो राहत साहब एक नए सिरे से जो है मकबूल हुए, नए सिरे से प्रासंगिक हुए। तो मुझे लगा कि जैसे जैसे अल्पसंख्यक तबके पे जुल्म बढ़ता जाएगा, राहत इंदौरी और ज्यादा फेमस होते चले जाएंगे। मैं आपको एक मिसाल बताना चाहता हूँ। मैं 2004 में जब मैं कश्मीर गया था पहली बार, श्रीनगर में, तो मैं देखता था यार यहाँ इकबाल नाम बहुत फेमस है। इकबाल बेकरी, फिर 3-4 दुकान आगे जाओ तो इकबाल साइकिल वाला, फिर 3-4 दुकान जाओ फिर इकबाल फला, फिर इकबाल इतना फेमस कैसे है? और इकबाल फेमस, और जिन दुकानों का नाम इकबाल नहीं था उन दुकानों के ऊपर इकबाल का कोई शेर लिखा था उर्दू में, अल्लामा इकबाल का। आप ये देखिए कि कोई शायर कैसे किसी कौम को लड़ने का हौसला देता है। कश्मीरियों को लड़ने का हौसला अल्लामा इकबाल की शायरी से मिलता है। उनकी शायरी में प्रतिरोध है, जीतने का जज्बा है और कई तरह के प्रतीक हैं। तो मुसलमानों को और देश के जो अल्पसंख्यक तबका है, दबाया हुआ तबका है, फिर एक बच्चे ने लाशों के ढेर पे चढ़ के ये कह दिया कि अभी खानदान बाकी है। ये कौन, किसकी तरफ से ये शेर कहा जा रहा है? ये उस समुदाय की तरफ से शेर कहा जा रहा है जिसके कि पूरे परिवार को दंगाइयों ने मार डाला है। फिर एक बच्चा निकल के आता है और कहता है कि मैं अभी जिंदा हूँ, मैं अभी आपसे बदला लूंगा या मैं आपसे मुकाबला करूंगा। तो राहत इंदौरी की शायरी को हमें इस ढंग से समझना चाहिए। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग मुझसे सवाल कर रहे हैं कुछ, तो मैं जवाब दूं। मुझे मेरी कोई तैयारी नहीं है, आप जहां से पूछेंगे वहां से मैं बोल सकता हूँ। जी, कोई भी दोस्त सवाल अगर करना चाहता था पंजाब वालों के विचों या पंजाब से बाहर वालों में से, अगर कोई प्रश्न करना चाहता है दीपक असीम से या दीपक रूहानी से, जी कोई भी दोस्त। हाँ जी दोस्तों, आपके लिए मंच खुला है। आप कोई भी सवाल कर सकते हैं। एक बात मैं बात आगे बढ़ाने के लिए मैं एक बात रखता हूँ कि देखिए, राहत इंदौरी जी के, अभी दीपक से हम बात ये सुनेंगे, दीपक असीम से भी, दीपक रूहानी से भी, कि लोकप्रियता, बेशक लोकप्रिय राहत इंदौरी बहुत थे और इसमें कोई शक नहीं, इसका उनको भी खूब अच्छे से पता था। हालांकि कुछ एक जगह ऐसी भी हैं जिनके बारे में मुझे पता है कि जहाँ पर जो बुंदेली गजलों का सिलसिला चला, जो एक बोली विशेष की गजलों का माहौल जहाँ पर बना हुआ था, वहाँ पर राहत इंदौरी जब आए तो उनकी शायरी भी बहुत ज़्यादा मंच नहीं पकड़ सकी। वहाँ पर जो स्थानीय बुंदेली के शायर थे वो ज़्यादा मकबूलियत हासिल करके गए। ये भी एक कभी उनके ज़िंदगी में उनके सामने मौके रहे। तो मेरा ये कहना है कि लोकप्रियता तो कई वजहों से हो सकती है। बशीर बद्र की लोकप्रियता के पीछे भी फिल्म में गाने लिखने का बड़ा हाथ था, और राहत साहब की लोकप्रियता के साथ
न केवल ये जो पहलू है कि उन्होंने दबे कुचले तबके को एक हौसला दिया, एक शायरी कई बार इस तरह की दी कि जिसे आप एक शेर कह करके पत्थर की तरह मार सको सामने वाले पर। ये जो पंक्तियां हैं, इतनी लाउड पंक्तियां हैं ये कि, और वो लाउडनेस के साथ लिखी गई हैं जानबूझ करके, क्योंकि कई बार जो है लाउडनेस की जरूरत होती है। जो जैसा जावेद अख्तर ने अभी कल परसों में वो उसमें देख रहा था टाइम्स ऑफ इंडिया में कि राहत यूज्ड टू कॉल स्पेड अ स्पेड, वो जो था उसको उस तरीके से कहता था। वो कई बार शायरी में पेचीदगियों में उलझा करके असली चीज कहीं खो जाती है, तो राहत इंदौरी के भीतर इस तरह की भी एक हमको शायरी मिलती है, वो शायरी भी उन्होंने लिखने की कोशिश की। अगर हम मैं आपसे थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगा जी। मैं ये कहना चाहूंगा कि टेक्नोलॉजी ने मुशायरे को बदला। कैसे बदला? जब पहले मुशायरे होते थे तो कैसे होते थे, आपने देखा होगा पुरानी फिल्मों में या गालिब के सीरियल में कि एक मोमबत्ती होती थी, वो शायर के पास रख दी जाती थी और माइक तो होता नहीं था, उसी में सब अपने अपने शेर कहते थे, तो उसमें कोई बहुत ज्यादा ऑडियंस होती नहीं थी, उसमें आप अपने दिल की बात कह सकते थे। फिर जब माइक आया, माइक्रोफोन आया और बड़े बड़े गूंगे लगने लगे और बहुत दूर दूर तक लोग बैठ के सुनने लगे, तब शायरी को बदले जाने की आवश्यकता थी। आप इसको इस तरह से समझो कि जैसे फिल्मों में एक अलग तरह की एक्टिंग लगती है, बिल्कुल फाइन एक्टिंग होना चाहिए, लेकिन मंच पर एक, अगर हम रंगमंच पे आएंगे तो रंगमंच पे एक लाउडनेस की आवश्यकता होती है, हाथ पैर फेंकना पड़ते हैं, थोड़ा सा लाउड होना पड़ता है जी। राहत इंदौरी की शायरी सप्रयास लाउड शायरी थी। जब वो कोई शेर कहते थे, लिखते थे, तो उनको ये चेतना होती थी कि हाँ, इसे मुशायरे में पढ़ा जाना है, और अगर उसमें कहीं कोई कठिन लफ्ज आता था तो वो उसको निकाल के पटक देते थे। हालांकि उन्हें इसका अफसोस भी होता था, विनीत, मैं उनका दोस्त होने के नाते बोलता हूँ, वो एक बार ये हुआ कि वो रोए बहुत अपने शराब के साथ में, और उसके बाद वो रो दिए, कहने लगे यार दीपक, मैं मर जाऊंगा, उसके बाद ये मेरी सारी शायरी खत्म हो जाएगी, मुशायरों ने मुझे खराब कर दिया, मैंने सारी शायरी, मतलब उनका ये कोई मतलब था कि मैंने बहुत लाउडनेस के साथ शायरी की। तो लेकिन मैं ये कहता हूँ कि लाउडनेस जो है उस मंच की जरूरत है। अब जो बड़ा मंच है, जैसे मान लीजिए आपने शायर को 1 लाख रुपया देके बुलाया है और उसको सुनने के लिए 50,000 लोग जमा है, तो 50,000 लोग जो है वो बहुत फाइन शायरी नहीं सुनेंगे, उनको 50,000 लोगों तक पहुंचने के लिए उनको हाथ पैर भी फेंकने पड़ेंगे, उनको लाउड भी होना पड़ेगा, और इसी तरह की शायरी की आवश्यकता आज है। हमें ये मानना पड़ेगा कि राहत इंदौरी ने शायरी को एक नई विधा दी, मंची शायरी, मंची शायरी को एक नई इज्जत दी, तो मंची शायरी के लिए लाउड होना पड़ेगा, ये मैं कह रहा था। अब आप अपनी बात कह सकते हो। नहीं, मैंने अपनी बात लगभग कर ली थी, और मैं इसी बात पर आना चाहता था कि जो लोकप्रियता होती है वो क्वालिटी को कैसे, उसके दोनों चीजों के ऊपर पैर जमा करके चलना, उसको बैलेंस करना, और वो बैलेंस करना हमेशा मुमकिन नहीं होता। कई बार शायर लोकप्रियता के चलते अपनी अच्छी लगने वाली चीज के साथ थोड़ा कंप्रोमाइज भी करता है, यही मैं कह रहा था। इस पर हम दीपक रूहानी से भी कुछ बात सुनते हैं, उनका इस बारे में क्या है। जी, इससे पहले एक दीप की अपनी बात रखें, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ जी 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 जी। एक बात मैं साझा करना चाहता हूँ सभी के साथ कि राहत का एक शेर है, मेरी इस खूबी को क्यों ऐब कहा जाता है, चीजें जिस खाने की होती है वही रखता हूं। वो सीधी सीधी बात है कि जैसे जो नजर आता है वो चीजों को ठीक रूप से देखते थे। मैं आज की चर्चा में बात नहीं करनी क्योंकि हमारे दो साथी करेंगे, मैं तो सिर्फ एक आपको राहत जी की लोकप्रियता के बारे में एक ही बात कहना चाहता हूँ कि मैंने आज सुबह जब अपनी पुस्तकें ढूंढी राहत साहब के बारे पढ़ने में, उनकी शायरी पढ़ने के लिए, तो मेरी कुछ किताबें गायब थी। मैंने एक बच्चे ने मेरे पास आना था, तो मैंने उसको कहा कि मेरी राहत साहब की किताबें कुछ साथी ले गए हैं, तुम पंजाब बुक सेंटर से जो भी उनकी किताबें मिले वो लेते आना। वो लड़का चेचे तौर पे पंजाब बुक सेंटर गया, तो वहां जाके पता चला कि उनकी सभी किताबें 2 दिन में बिक गई है। ये है शायरी का जादू, इस शायरी की वजह वो जिंदा रहेंगे। तो मैं उनको उनके एक और शेर से भी याद करता हूँ कि सफर का लुत्फ बढ़ता जा रहा है, मी कुछ और पथरीली हुई है। पथरीली
जमीन पे कदम टिकाने वाले बहुत कम होते हैं, राहत इंदौरी उनमें से। जी, तो आगे साथी अपनी बात रखें। जी रूहानी सर, दीपक रूहानी सर। मैं कोई बात कर सकता हूँ जी? मैं गुरनाम ढिल्लो बोलता हूँ, जी मैं जी कोई जी बात जी कर सकता हूँ? जी 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 बोलिए हाँ, सर। मैं तो ये कहना चाहता हूँ बहुत मुख्तसर में कि जो शायर, जो उसके हालात होते हैं ना, जो उस वक्त सम्यक जो व्यापक ऑब्जेक्टिव जो ट्रूथ होता है, तो उसके अनुभव से ही है, तो वो ही वो पेश करेगा। फॉर एग्जांपल, जब अमेरिका ने और वियतनाम के ऊपर अटैक किया हुआ था, तो उस वक्त हो ची मिन्ह ने ये लिखा था, अज कबीली बड़ा जरूरी हमले की अगुवाई करना। तो ये जो सोच भरपूर बातें हैं ये भी ठीक है, मगर डिपेंड करता है हालात के ऊपर। गदरी बाबे जब वापस आए थे तो उन्होंने जितनी पोइट्री लिखी बड़ी लाउड वॉइस में लिखी थी, जी क्योंकि उस वक्त उसकी जरूरत पड़ती थी। जब आदमी अपने सिद्धांत के ऊपर सिंसियर होता है और वो अपनी दिल की बात इस तरीके से करता है कि मैं लोगों को कन्विंस करूं, तो फिर उसको लाउड आवाज में बात करनी पड़ती है। मेरी बस इतनी बात है। थैंक यू वेरी मच। जी जी दीपक रूहानी सर, आप कुछ बोल रहे थे। सर मैं भी एक बात कह सकती हूँ? हाँ हाँ मैम बोलो, अरविंद मैं बोलो। हाँ जी, जैसे पहले दीपक रूहानी जी ने किया, मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। जब किसी शायर की कविता जो है वो लोग जो जनता करने होती है उसमें नारे बन जाए, तो मुझे ऐसे लगता है उसकी कविता जो है वो लोगों की कविता बन जाती है। जैसे पहले किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, इसको लेकर मैंने देखा कि जो एनसीआर के विरुद्ध धरने लगे थे, तो लोग हमारे बुलारे जो थे इन लाइन से ही अपना लेक्चर शुरू करते थे। ये किसी कविता की महानता होती है। इसी तरह मुझे उनका शेर याद आ रहा है, नए किरदार आते जा रहे हैं मगर नाटक पुराना चला जा रहा है। कहने का बात इसकी हम राशि पर देखकर जब हम बात करें तो ऐसा लगता है कि इनकी आज के दौर में बहुत ज्यादा सार्थकता है। हमें ऐसी दिशा पर भी शायरी को देखना चाहिए। जी, और कोई दोस्त अगर कोई बात करना चाहता है या सवाल करना चाहता है, प्रश्न करना चाहता है, तो सेम जी आप कुछ कहना चाहते हो? अपना माइक अनम्यूट कर लो सर, तरसेम बरनाला जी। हेलो आवाज आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल आ रही है। बिल्कुल। हाँ दोस्तों, दीपक हसीम जी ने अभी कहा है कि मैं कुछ सवालों से अपनी बातें आगे शुरू करूंगा। तो मैं ये जानना चाहता था कि राहत इंदौरी साहब का बतौर शायर बहुत बड़ा कद था उनका, लेकिन उनका एक जो हिस्सा था वो फिल्मी गीतकारी भी थी कहीं ना कहीं। शाम रंग मुबरो वगैरह उनका बड़ा सेंसिटिव गीत था, उनका बहुत अच्छा गीत था। तो वो जो फिल्मी उनके गीत थे, फिल्मी लाइफ थी उनकी, जो उसके बारे में भी हमें थोड़ा बताओ। जी मैं बोलूं मैं इसके बारे में? हाँ जी दीपक हसीम जी। हाँ, वैसे तो रूहानी जी को ज्यादा मालूम होगा क्योंकि उन्होंने बहुत डीपली पूछा होगा उनसे, लेकिन मुझे तो मोटी मोटी बातें मालूम है। दीपक एक सेकंड रुकना, मेरे ख्याल से दीपक रूहानी शायद लेफ्ट हो गए हैं, तो उनको दोबारा कांटेक्ट करके जोड़ लें कोई। मैं करता हूँ ट्राई सर। जी, तब तक दीपक आप बोलें। हाँ दीपक हसीम जी आप बोलिए प्लीज। दरअसल क्या है, राहत इंदौरी जो है उनमें इतना धैर्य नहीं था कि वो मुंबई में बहुत ज्यादा रुक सकें और रुक करके अपनी काम कर सकें, है ना। उसकी एक वजह ये थी कि मुशायरे में उन्हें बहुत अच्छे पैसे मिलते थे। एक गीत उन्होंने लिखा, फिर उसके बाद वो संगीतकार उनसे बोलता था कि आप अभी मुंबई में रहना, अभी अपन सिटिंग करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो राहत इंदौरी क्या बोलते थे, कई बार उन्होंने मुझे बताया कि अन्नू मलिक से मैं बोलता था कि
अनुभाई मैं नीचे सिगरेट पी के आया, उस जमाने में सिगरेट पिया करते थे वो बोले मैं सिगरेट पीने का बोल के नीचे आता हूँ और मैं इंदौर आ जाता हूँ फ्लाइट में बैठ के। तो फिल्मी गीतों में कौन सक्सेस होता है कि जो मुंबई में टिक के रहे। जब संगीतकार बुलाए कि अब आना है, सिटिंग करना है, तो राहत साहब के पास ये नहीं था, तो राहत साहब इसीलिए फिल्मी दुनिया में ज्यादा नहीं टिक पाए। ये उनका खुद का कहना है, मैं वहां ज्यादा नहीं उनको। और फिर दूसरी बात क्या होती है कि फिल्म में आज आपने फिल्म में गाना लिखा है, फिर वो गाना कंपोज होगा, फिर परसों जाएगा वो गाना हिट होगा नहीं। राहत इंदौरी को तो नगद दाद की आदत थी, इधर उन्होंने शेर पढ़ा, उधर आखिरी हजारों लोग जो है मजमा उछल के उनको दाद दे रहा है। अगर राहत इंदौरी की जिंदगी से ये निकाल दिया जाता है ना, तो राहत इंदौरी को बहुत मिसिंग लगता। दूसरी बात ये कि मुशायरों में जो उनकी बादशाहत थी, अगर वो फिल्मी दुनिया में वक्त देते तो मुशायरों में कोई और नंबर 1 की सीट पर बैठ जाता, और राहत इंदौरी ये अफोर्ड नहीं कर सकते थे। राहत इंदौरी ने अपने शुरुआत से एक बादशाहत कायम की थी कि आखिरी शायर राहत इंदौरी, मुशायरों के सबसे बड़े शायर राहत इंदौरी। और मुझे लगता है कि आर्थिक रूप से भी उनका ये फैसला सही रहा, क्योंकि जो उनको पैसा गानों से मिल सकता है, गानों से नहीं मिल सकता था, वो पैसा उन्होंने मुशायरों में दिया। एक रात यहाँ मुशायरा पड़ा, एक रात वहां मुशायरा पड़ा, तो इस तरह से उनको पैसे भी ज्यादा मिलते थे। कोई बाद में झिकझिक भी नहीं होती थी कि एक गानों को लेकर के 1 महीने तक सिटिंग चल रही है, ये शब्द हटाओ वो शब्द हटाओ। तो राहत इंदौरी में इतना पेशेंस नहीं था। बरनाला जी को मैंने जवाब दिया है। शुक्रिया सर, शुक्रिया, बहुत पूछना चाहे बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो बरनाला जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? हाँ सर आ रही है दीपक जी। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है, अपना माइक अनम्यूट कीजिए। मेरा माइक म्यूट अनम्यूट ही है मेरा माइक। मुझे नहीं आ रही आवाज नहीं आ रही। अभी वो कह रहे हैं कि उनकी तुम्हारे जवाब से वो मुतासिर है, उन्होंने सुन लिया है तुम्हारा जवाब। हाँ जी 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 दीपक असीम सर, आपकी आवाज आ रही है हमारे पास। दीपक असीम तुम पेशेंस रखो, राहत इंदौरी की तरह पेशेंस कम मत रखो। अपनी आवाज दीपक असीम तक नहीं पहुंच रही सर, उनके फोन लगाकर बोलता हूँ, कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम आ गई। दीपक सर, आप दीपक जी ने जो बातें की हैं उससे मैं सहमत हूं कि वो उनके पास टाइम नहीं होता था इतना, वो टाइम नहीं देना चाहते थे इतना, तो इसलिए उन्होंने मुशायरों को ज्यादा प्रेफर किया बनिस्बत गीतों के। तो शुक्रिया दीपक जी, शुक्रिया। जी 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 मेरे ख्याल में दीपक रोहानी सर आप एक बार जुड़ गए थे हमारे साथ, पर अब फिर शायद डिस्कनेक्ट हो गए। 1 मिनट मैं देखता हूँ। डॉक्टर कुलदीप जी। जी जसवीर जी बोल रहे हैं। हाँ बोलो जी, बोलो जसवीर जी, ਤੁਹਾਡਾ स्वागत है। राहत इंदौरी जी ਦੀ बहुत खुल के ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ जी। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬਹੁਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੰਮ, सॉरी हिंदी में बता रहा हूँ, हिंदी फिल्मों में किया गया काम और हिंदी फिल्मों के नाम, अगर कुछ उनकी हिंदी फिल्मों के नाम और हिंदी फिल्मों के गाने बता दिए जाएं तो बहुत से जो मेरे ख्याल से जहाँ पर जुड़े हुए श्रोतागण हैं उनको उनके साथ थोड़ा वास्ता हो जाएगा। शुक्रिया। रूहानी सर आप अपना माइक खोल लीजिए, आपका माइक बांधा रहा है सर। हाँ हेलो। हाँ बोलिए सर आप। जी मुझे मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ आवाज सुनाई दे रही है सर आपकी। हेलो जी सर आवाज जी। अपना माइक, हाँ जी बोलिए। जी तो मैं बीच में थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था, तो मैं जुड़ नहीं पा रहा हूँ कि कहाँ से मैं क्या बात से करनी है। हाँ हाँ मेरी बात मैं वहीं तक सुन पाया था। मेरी आवाज सुन रहे हो आप सर? हाँ हाँ जी। आपसे एक सवाल है सर कि दीपक राहत इंदौरी जी के जो फिल्मी गाने हैं उनके बारे में कुछ बताइए। क्या सवाल है सर? मैं सर ऐसे है कि कुछ चुनिंदा फिल्मों के नाम बता दीजिए, कुछ फिल्मों के जो है उनके मुखड़े बता दीजिए, ताकि जो श्रोतागण इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं उनके काम से, हिंदी फिल्मों के काम से वास्ता हो जाएंगे, ये गुजारिश। अच्छा जी,
जी सर। तो मुझे कुछ फिल्मों के नाम बताने हैं जिसमें राज साहब के गाने हैं। जी। और गानों के मुखड़े भी। अच्छा, गानों के मुखड़े भी। जी, मुझे फिलहाल राज साहब का देखिए एक पहलू ये भी है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझसे इस तरह के भी सवाल पूछे जाएंगे। मैं देखिए उनका सबसे कार्य पहले क्षेत्र है। 93 में 1993 में एक सर फिल्म आई थी, सर, महेश भट्ट की फिल्म थी। अनु मलिक का संगीत था। वो पहली फिल्म थी जिसमें राज साहब का गाना आया था। आज हमने दिल का हर, ये इस तरह के बोल हैं, आज हमने दिल का हर फैसला, वो कुमार सानू और अलका याग्निक का है, आप देखेंगे। उसके बाद राज साहब ने लगभग 34-35 फिल्मों में गाने लिखे, जिनमें जानम थी एक फिल्म जो महेश भट्ट के बेटे विक्रम भट्ट ने बनाया था। खुद्दार का गाना आपने सुना होगा कि तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, तुम चीज क्या हो खुद तुम्हें मालूम नहीं है, ये राज साहब का गाना है। और नाराज फिल्म का गाना, जिसमें वो गाने के बोल मैं नहीं, मुझे याद है एग्जैक्ट, कुछ जो ज्यादा लोकप्रिय हैं वो याद है, लेकिन फिल्में आप जाके देखेंगे तो उसमें नाजायज फिल्म, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी और जेंटलमैन, और एक फिल्म तो आपने मुन्ना भाई MBBS देखी होगी, जिसमें वो एम बोले तो एक गाना है, जो उस तरह के गाने भी राज साहब ने लिखे। मिशन कश्मीर के गाने, बुमरो बुमरो श्याम रंग बुमरो, वो गाना राज साहब का लिखा हुआ है। और तमाम फिल्मों के गाने राज साहब के हैं, लगभग 34-35 किताब आप मंगाएंगे तो उसमें आपको अंत में अपेंडिक्स में वो सारी लिस्ट आपको मिलेगी। मर्डर फिल्म के गाने, करीब के सारे गाने राज साहब ने लिखे। विधि विनोद चोपड़ा बहुत पसंद करते थे राज साहब को, और अनु मलिक बहुत पसंद करते थे राज साहब को। तो करीब फिल्म जो विधि विनोद चोपड़ा की थी, उसमें सारे गाने राज साहब ने 8 गाने लिखे थे। बेगम जान एक बहुत लेटेस्ट फिल्म आई थी विद्या बालन की, मुर्शिदा मुर्शिदा अरिजीत सिंह ने गाया था। अरिजीत सिंह एक नया जो गायक हैं, आप सुने होंगे, अरिजीत सिंह ने मुर्शिदा मुर्शिदा बहुत फेमस हुआ था वो गाना। तो ये राज साहब ने बहुत सारे गाने ऐसे लिखे कि जिनको आप सुनते हैं, जानते हैं, लेकिन आप ये नहीं जानते कि ये राज साहब का ही लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं। और राज साहब खुद 1-2 फिल्मों में, एक फिल्म में नजर भी आए हैं, शेर पढ़ते हुए नजर आए हैं। तो ये सारी चीजें थी, लेकिन इतना जरूर था कि राज साहब फिल्मी दुनिया में गीत लिखने के दौरान मुशायरे नहीं छोड़े उन्होंने। मुशायरों में जानना, मुशायरा उनके लिए एक जहनी खुराक था, मुशायरा उनके लिए जिंदगी था। उन्होंने 40-45 साल मुशायरों की दुनिया पे राज किया जब से राज साहब आए। और मैं विनीत भैया की बात, विनीत भैया क्या मुझे सुन रहे हैं? विनीत भैया, विनीत भैया क्या आप मुझे सुन रहे हैं? विनीत तिवारी, मेरे ख्याल में नहीं से शायद। नहीं, मैं सुन रहा हूँ, मैं म्यूट था, लेकिन मैं सुन रहा हूँ, पूरी बात सुन रहा हूँ। जी 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 विनीत भैया, अभी आपने बात लोकप्रियता पे जब आप बात कर रहे थे, लोकप्रिय होने और क्वालिटी की बात आप कर रहे थे, वहां तक मैंने सुना था। फिर उसके बाद मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, तो मैं वहीं से बात शुरू करूंगा। लोकप्रियता, देखिए लोकप्रियता का मतलब क्या है? हम बार बार जब अलग अलग अर्थों में जाते हैं तो हम इसको अलग अलग रूप से देखने लगते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल में। मेरा तो ये मानना है कि हम एक लोकतांत्रिक देश की बात करते हैं, पूरे विश्व में सबसे बड़े लोकतंत्र की बात करते हैं, एक तरफ विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की बात करते हैं। जब राजनीति की बात आती है तो हम लोकप्रियता को भी, जिसके साथ हैं, लोग जिसके साथ हैं, उनको बहुत बड़ी बात समझते हैं, वो जीत जाते हैं चुनाव। आप देख रहे हैं कि लोग लोकप्रिय होके
लोग अधिक वोट पाकर राजनीति में चले जाते हैं और वही सारी चीजों के रेगुलेटर हो जाते हैं। उन्हीं के हाथों में, उन्हीं के निर्देश से सारी चीजें चलती हैं। हम जब साहित्य में आते हैं तो यहाँ लोकप्रियता का पैमाना बनाने की बात जब होती है तो लोग कहते हैं अरे ये साहित्य नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि आपने अभी धूमिल का नाम लिया। राज साहब जिस दौर में थे, राज साहब ने अपने दौर की शायरी की। उन्होंने, आप उसको शायरी मानने के आपके जो पैमाने हैं, मैंने जहां से बात शुरू की थी कि तरक्की पसंद उर्दू तहरीक जो बातें निर्धारित कर रहा है शायरी के लिए, आप देखें क्या हिंदी में दुष्यंत कुमार, हिंदी गजल के तो आप शुरुआत आप उन्हीं से मानते हैं, प्रस्थान बिंदु मानते हैं आपकी। दुष्यंत कुमार ने जिस तरह की बातें गजल के हवाले से एक लोकतांत्रिक बात उठाई, एक लोकतंत्र की पक्षधरता। आपने धूमिल को देखा, अभी आपने धूमिल का एग्जाम्पल किया कि गाय ने गोबर कर दिया है। धूमिल को आप देखें कि धूमिल यहाँ तक आप देखो कहते हैं कि जो जितना चरित्रहीन है उसकी रसोई का चावल उतना ही महीन है। आप देखें कि क्या आदम गोडवी उसी तरह की बातें नहीं कर रहे थे। राहत साहब एक मोर्चे पे थे, आप देखें 75 तक, आप धूमिल 75 तक थे, दुष्यंत कुमार थे, आदम गोडवी 2012 तक थे। और आप जितने भी आप मंच के कवियों को देखेंगे, नागार्जुन जी नागार्जुन उसी तरह नागार्जुन पे भदेश कर देने का आरोप तक लगता है। उन्होंने देखिए जब खिचड़ी सरकार बनी जनता पार्टी और उसकी वाली आपने देखा तो उन्होंने कहा कि देखो दोनों एक दूसरे का गुह अंग सूंघ रहे हैं। आप सोचिए कि नागार्जुन किस हद तक जाके बात कर रहे हैं और उनको साहित्य में माना जा रहा है। हिंदी साहित्य धूमिल को दर्ज कर रही है, धूमिल का नाम सम्मान से ले रही है। तो जब राहत साहब की लोकप्रियता को आप देखते हैं तो आप उनको उर्दू अदब में आप उनको शामिल करने से, या जो सो कॉल्ड नक्काद हैं, जो आलोचक हैं, वो क्यों इस बात से कतराते हैं। और राहत साहब की लोकप्रियता की बात में मैं एक और जोड़ दूं कि राहत साहब अकेले ऐसे शायर थे अपने दौर के, अपने समय के, कि उन्होंने मुशायरों से ज्यादा कवि सम्मेलन पढ़े हैं। राहत साहब कवि सम्मेलनों में भी उतना ही बुलाए जाते थे जितना मुशायरों में बुलाए जाते थे। और आज तक जब तक वो जीवित रहे, कवि सम्मेलन के मंचों पे जिस तरह की बात राहत साहब करते थे, वो साहित्य जो बार बार कहा जाता है कि साहित्य सत्ता का एक सतत विपक्ष खड़ा करता है। जब इस बात की बात होती है, अब राहत साहब जब बातें करते हैं तो जो भी सरकार में है, जो बैठा है, राहत साहब उसी की पोल खोलते हैं या उसी के खिलाफ बोलते हैं। अगर ये कह रहे हैं कि चोर उचक्कों की करो कद्र की मालूम नहीं, कौन कब कौन सी सरकार में आ जाएगा, तो क्या ये किसी एक पार्टी की बात है? ये तो जितनी पार्टियां हैं, आप सब में चोर रख के आपको भरे हैं। तो ये इसलिए राज साहब कह रहे हैं। आप उनको समझने की जो बात होती है, जो हम अपना दायरा सीमित कर लेते हैं, शायरी समझने का हमारा जो नजरिया है, उसको जिससे राज साहब कहते हैं कि कुलदीप जी मेरी आवाज जा रही है? जी आ रही है सर। जी आ रही जी। जैसे अब राज साहब कहते हैं कि हमारे सर की पटी टोपियों पे तंज न कर, हमारे ताज अजायब घरों में रखे हैं। तो अब आप ये बताएं कि ये क्या एक मुसलमान ये शेर कह रहा है? आप शायरी समझने अगर आप आए, आप केवल शेर समझने की बात आप करें, आप ये मत कहें कि इसको किसने कहा। आप ये देखिए कि क्या केवल मुसलमान ही शासक थे यहाँ पे और उन्हीं की अजीब चीजें म्यूजियम में रखी हैं, तलवार रखी है टीपू सुल्तान, या लाल किले में मुकुट रखे हैं, या कुछ भी चीजें रखी हैं। यहाँ के जो राजे महाराजे भी थे हिंदुस्तान के, और भी जो लोग थे, बड़े खानदानों के लोग थे, जो भी थे, आज जिस पस्ती में पहुंचे हैं, क्या हम रानी लक्ष्मीबाई
को इतना बड़ा एक रोल मॉडल मान के आजादी की लड़ाई में हमने उनको जिस तरह से प्रोजेक्ट किया हमारा हौसला बढ़ाने के लिए वो जी रूहानी जी, मैं ये कहूंगा आपसे कि हमें किसी शायर को उसकी या किसी भी फनकार को उसकी टोटलिटी में कबूल करना चाहिए, ठीक है ना? और मुझे लगता है कि ये जो हम उन्हें डिफेंड करते हैं इस तरह की चीजों पे, हमें डिफेंड नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि ये उन्होंने एज ए मुस्लिम ही कहा कि हमारे सर की फटी टोपियों पे तंज ना कर, हमारे ताज अजायब घरों में रखे हैं। ओके ना, अगर वो अपने आप को उन मुगलों से आइडेंटिफाई करते थे जो तलवार लेके यहाँ आए थे, तो ठीक है ना, करते थे, ये उनके लाइफ का एक हिस्सा है। लेकिन वो उससे आगे भी बढ़े थे। मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूँ कि तो उन्होंने जो है हमसे कहा था कि यार हमको एक संस्था बनानी चाहिए और उस संस्था को मैं हर प्रोग्राम के लिए 10,000 रुपया दूंगा, और न सिर्फ 10,000 दूंगा बल्कि मैं उसमें पार्टिसिपेट भी किया करूंगा जब भी आप प्रोग्राम करोगे। उन्होंने उस संस्था का नाम रखा था सेकुलर। तो ये उनके जीवन का एक फेज था जिसमें उन्होंने इस तरह की शायरी की। अब ठीक है ना की, और इसमें क्या कोई दिक्कत नहीं है कि बहुत सारे मुसलमान अपने आप को इसी तरह से आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा जो है मुगलों से हमारा संबंध है, हमने यहाँ पे बहुत शासन किया है। अब उनका एक और शेर, राजधानी दी थी हमने राजधानी चाहिए। ओके, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि उनको हमको कबूल करना चाहिए कि हाँ उन्होंने एज ए मुस्लिम ही लिखा। आपका नजरिया इसमें कुछ और हो सकता है, लेकिन मैं उनका दोस्त होने के नाते या उनका परिचित, मैं तो कहूंगा हाँ उन्होंने एज ए मुस्लिम लिखा, लेकिन उन्होंने बाद में ऐसा भी बहुत कुछ लिखा कि जिस पर आपको गर्व होना चाहिए एज ए हिंदुस्तानी। जी मैं दीपक भैया, मेरी आवाज सुन रहे हैं? बिल्कुल जी, मैं देखिए जो बात आपने कही वो बात 100% सही है। देखिए मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि किसी भी शेर को समझने के कितने जाविये हो सकते हैं। आप अगर अपने नजरिए से समझ रहे हैं और जस्टिफाई कर रहे हैं शायर को, और कोई दूसरे नजरिए से भी समझ रहा है और वो जस्टिफाई कर रहा है, तो ये शायर का बड़ा होना है। ये उस शेर की बुलंदी है कि वो कई इंटरप्रिटेशन उसमें मुमकिन है, कई व्याख्याएं हम उसकी कर सकते हैं। जो बात मैं वो बात पूरी कर लूं, मैं एक सवाल वो उसमें मेरा था कि हम रानी लक्ष्मीबाई को आज इतना याद करते हैं, इतना बढ़ा चढ़ा के कहते हैं, क्या आप कभी सोचते हैं कि जो पीठ पे बच्चा उन्होंने लेके लड़ाई लड़ी थी, उस बच्चे का बाद में क्या हुआ? किसी को जानकारी होगी कि उसने दर दर की ठोकरें खाई, उसको भीख मांगने तक की नौबत आई, वो कहाँ रहा? उसको भी अंग्रेज इतिहासकारों ने लिखा कि उसकी क्या क्या दुर्दशा हुई। उसको अंग्रेजों ने बेदखल कर दिया कि तुम अडॉप्टेड थे, तुम नहीं हो योग्य, और उसने क्या क्या किया। तो हम जब भी तस्वीर बनाते हैं रानी लक्ष्मीबाई की, तो पीछे वो बेटा बंधा रहता है और वो युद्ध में शामिल रहती है घोड़े पे, लेकिन हमने कभी उस बच्चे की खबर नहीं ली। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो पस्ती का दौर आया, जो लोकतंत्र से अपेक्षाएं थी हमको, वो नहीं पूरी हुई, तो जो आक्रोश था वो हर जगह था। मैं इसलिए कह रहा था कि हिंदी में भी और उसमें भी, बल्कि मुजफ्फर हनफी साहब जो भोपाल के शायर हैं, विनीत भैया जानते होंगे, मुजफ्फर हनफी उनको राज साहब को मुशायरों का एंग्री यंग मैन कहा करते थे। वो फिल्मों में भी वो अमिताभ बच्चन का जो दौर था, उस तरह की जो फिल्में आती थी जालिम और जुल्म के खिलाफ लड़ने वाली जो बातें थी, तो वो एक पूरा दौर था कि हमारी आशाएं, हमारा मोह भंग हुआ था उस सो कॉल्ड लोकतंत्र से। तो उसको राज साहब अपनी तरफ से बढ़ा रहे थे। और मैं इसी में एक बात और आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा कि 3 तलाक वाला बिल जब पेश हुआ था संसद में, उसमें चर्चा हो रही थी तमाम, मुख्तार अब्बास नकवी चर्चा कर रहे थे, तो उन्होंने 2 शेर जो है कोट किए थे। 2 मतलब थे, एक अमीर आगा कजलवास का था, दूसरा राहत साहब का। न हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। तो ये संसद में कोट किया। मुख्तार अब्बास नकवी को पूरी गजल पढ़नी चाहिए, और पढ़ना चाहिए उसमें कि गुज़िश्ता साल के जख्मों हरे भरे रहना, जुलूस अब के बरस भी यहीं से निकलेगा। अब इंदौर में रहने वाले विनीत भाई और दीपक भैया इस बात को बताएंगे कि 1989 में 1989 में 12 रबीउल अव्वल का जब
जुलूस निकला था और दंगा हुआ था वहां पे हिंदू मुस्लिम राइट, तो वो शेर वहां तक ले आ रहे हैं राज साहब उस कि जुलूस सबके बरस भी है इसने। तो जो लोग जान रहे हैं कि राज साहब की शायरी, और राज साहब थे भी नहीं जब वो दंगा हुआ था, राजस्थान के एक मुशायरे में थे, बाद में आए तो उन्हें पता चला, लेकिन उसको उन्होंने भी महसूस किया, वो एक हसास तबीयत शायर थे, उन्होंने महसूस किया और वो कहा। तो हमें कहने का मतलब जो आप टोटलिटी में कह रहे हैं कि अगर कोई शेर लेके, और अब आप देखिए कि हम अपने शहर में देखिए लहजा देखिए, और आप इसको चाहे जिस तरह से व्याख्या करिए, लेकिन शेर देखिए और जबान देखिए कि हम अपने शहर में महफूज भी हैं, खुश भी हैं। ये सच नहीं है मगर एतबार करना है। अब हम अपने शहर में महफूज भी हैं। अब ये राज साहब देखिए कितने शांति पूर्वक लहजे की बात है, ये सच नहीं है, ठीक है राज साहब। और रही बात जो लोकप्रियता की बात विनीत भैया कर रहे थे कि आजकल के जो मुशायरे भी हैं, मुशायरों में भी वही जो लोग कुछ आगे के जो लड़के आके बैठ जाते हैं, 300-400 लोग, 150-200 लोग, वही पूरा मुशायरा हैंडल करने लगते हैं। उनको सुना के खामोश करके तब और जो लोग अदब सुनने आए हैं उनको सुनाया जाता है। और राज साहब भी ये करते थे। राज साहब कहते थे लड़कों को डांट के चुप कराते थे, शायरी सुना के वो कहते थे, और बीच में जब कहीं अच्छे शेरों पे उनको दाद मिलती थी तो आपने देखा होगा कि वो कहते थे कि अच्छा अदब भी यहाँ लोग सुन रहे हैं, मैं तो सोच रहा था मुशायरा ही सुन रहे हैं, तो मैं अब कुछ अदब सुना देता हूँ। और फिर वो जो गजलें सुनाते थे, तो कहने का मतलब ये था कि मुशायरों में राज साहब जैसे लोगों ने ही जो जिस भीड़ को आज हम देखते हैं मुशायरों में, कम सम्मेलनों में जो जाती है सुनने, उस भीड़ को देखकर आप ये कहते हैं कि इनके लिए सुन रहे हैं, इतनी भीड़ हुई है, मुशायरा है। दरअसल वो मुशायरा उस तरह का मुशायरा बनाया हुआ ही उनका है। 50,000 की भीड़, 1 लाख की भीड़ इकट्ठा करना वो राहत इंदौरी ही कर रहे हैं, वो मुशायरा नहीं कर रहा है। लोग वहां राहत को सुनने जाते थे, लोग मुनव्वर को सुनने, वसीम बरेलवी, बशीर भाई, वो शायर के नाम पे जाते हैं कि कौन आ रहा है। और राहत साहब तो मुशायरों की जमानत थे, जब पढ़ देते थे तो मुशायरा खत्म हो जाता था। तो उन्होंने, और मुशायरों के लिए जो उनका संघर्ष था, मैं ये जरा शायरी से हट के बात कर रहा हूँ कि मुशायरों के लिए जो उनका संघर्ष था, वो संघर्ष भी सब नहीं कर सकते। वो 40-45 साल ये फ्लाइट और ये एसी वगैरह तो अब हो गया है। राज साहब के साथ स्लीपर में चलने वाले लोगों से मैं मिला हूँ, वो बताते हैं कि कितनी गर्मी, बस में धक्के खा के रात भर जाग के और सफर करके, दिन भर सफर करो, रात में मुशायरा। राज साहब ने 40-45 साल अपने को मुशायरों में खपाया, तब वो मुशायरों के बेताज बादशाह थे। और उससे अगर किसी को ईर्ष्या हो, किसी को जलन हो, या कोई शायरी के किसी पहलू को बना के उस पे करे, और राज साहब ये जानते थे कि यहाँ क्या, आप मतलब सुनिए उनका कि गजल की कब्र पे आंसू बहा के लौट आया। गजल की कब्र पे आंसू बहा के लौट आया, मुशायरों में लतीफे सुना के लौट आया। वो जान रहे थे कि अदब क्या है और लोग क्या सुनना चाह रहे हैं। राज साहब की बनाई हुई जो एक उनकी आई हुई भीड़ जो थी, जो उनको सुनने आती थी, उसको वो इन सब इधर उधर की बातों से उसको शांत करा के, फिर राज साहब की जो मुहिम थी, राज साहब का जो आंदोलन था, उनके अंदर का जो शायर था, तब वो अपनी बात रखता था। जी। लोकप्रियता होना और क्वालिटी का ये जो मैं गुमानी साहब एक बात मैं कहना चाह रहा था आपकी बात से जुड़ के। मुझे पिछले कुछ 4-5 दिन से ये मन में सवाल उठ रहा है कि जिस तरह से राहत इंदौरी अपने युग में लोकप्रिय हैं, उसी तरह से दाग भी अपने युग में लोकप्रिय रहे होंगे। और मुझे लगता है कि जिस तरह से राहत इंदौरी की शायरी के ऊपर एक सवाल उठता है कि वो स्तरीय नहीं है, वो ज्यादा लाउड है, मैं समझता हूँ दाग की जिंदगी में भी ये उनकी शायरी पे भी सवाल उठता होगा कि उनकी शायरी भी ज्यादा गहरी नहीं है।
लेकिन काम एक दाग ने भी किया है। दाग के जमाने में जिस तरह की शायरी की जुबान थी, उन्होंने बिल्कुल आसान उसको किया। और राहत इंदौरी मुझसे बोलते थे कि मेरी किताबों में कहीं आपको इजाफत नहीं मिलेगी, एक हाँ कहीं, जी, है ना। तो ये उनका बड़ा काम है कि उन्होंने जिस जुबान में हम बातचीत करते हैं, जो हमारी बातचीत का लहजा है, उस लहजे में शायरी की। तो हो सकता है कि आने वाले 50 साल बाद उनके इस काम को अप्रिशिएट किया जाए कि उन्होंने शायरी की भाषा आसान की। सेकंड, जो आपने कहा, जिस चीज को आपने अभी पकड़ लिया कि उन्होंने मुशायरे में 50,000 लोग और 1 लाख लोग जो आने लगे, वो राहत इंदौरी की वजह से आने लगे, है ना। ये आपने सही बात कही। तो आप ये देखें कि उससे दूसरे शायरों को कितना फायदा हुआ, जो है ना। राहत इंदौरी तो आखिरी में पढ़ेंगे, लेकिन शुरू में तो आपको पढ़ना है। एक छोटे मोटे शायर को 50,000 की भीड़ को सुनाने को मिल जाए तो उसके लिए कितना बड़ा एक्सपोजर है, और ये एक्सपोजर उसको राहत इंदौरी की वजह से मिल रहा है। ठीक है ना जी आप पूरी कीजिए, मैं तो आपकी बात के समर्थन में अपनी बात कह रहा था। जी नहीं जी नहीं, देखिए उसमें एक कोई पूछ रहा है कुछ, कोई कुछ पूछ रहा है, मुझे लगता है। नहीं जी, विनीत सर आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं इस बारे में केवल ये कह रहा था कि कोई भी बड़ा शायर हो दुनिया के, भले गालिब हो या हमारे हरिशंकर परसाई जी से लेकर के मुक्तिबोध तक, उनके हर लफ्ज को हम जो है वो एक तरह से एक टाइम एंड स्पेस के भीतर नापते हैं। ये बहुत अच्छी बात कही दीपक ने, दोनों दीपकों ने ये बहुत अच्छी बात कही कि एक दबाव जो था वो शायरी मुशायरों का दबाव था। और चूंकि दीपक असीम और हम जो इंदौर के लोग हैं वो थोड़ी उनकी फितरत और तासीर समझते हैं, इसलिए ये जानते थे कि ये बम्बई रहने वाले टिकने वाले इंसान है नहीं है, भाग जाते हैं। और जैसे चंद्रकांत देवताले को जब साहित्य अकादमी में नौकरी मिली तो वो दोपहर में खाना खाने के लिए निकले और ट्रेन में आके बैठ गए, वापस रतलाम आकर के उन्होंने नौकरी कर ली। उन्होंने कहा मैं दिल्ली नहीं रहूंगा। तो ये एक शायर की अपनी तबीयत होती है, इसीलिए वो शायर हो पाता है, वरना अगर जिंदगी के इतने गुणा भाग करता हुआ ही चले तो फिर वो उस तरह की शायरी पैदा भी नहीं कर सकता। तीसरी बात मैं ये केवल इस तरफ इशारा कर रहा था, ये कोई लोकप्रियता और क्वालिटी आमने सामने खड़े हुए तलवार भांजने वाले दुश्मन नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि जो लोकप्रिय है वो उसमें क्वालिटी ना हो, लेकिन कई बार आपकी लोकप्रियता को कायम रखने के लिए ये करना पड़ता है। जैसे दीपक ने ये बात कही कि वो जो अल्फाज थे वो ज्यादा लोगों तक बन पाए, इसके लिए वो अपने अल्फाज जो उनको नेचुरल तरीके से आते थे उनको बदल दिया करते थे। तीसरी बात जो है मैं ये कहना चाहता हूँ कि राहत इंदौरी देखिए एक मुकम्मल शायर थे, वो वरवर राव नहीं थे। उनको अचानक से हम मतलब इस तरह से भी वो ना बनाए कि वो अहमद फराज थे, कि फैज अहमद फैज थे, कि वो जिन्होंने दस्तूर लिखी है ना पाकिस्तान के, अपने जो फैज के समकालीन शायर थे, वो ये लोग जो है अलग तरह से आंदोलनों से जुड़े हुए लोग आप थे। जालिब साहब की बात कर रहे हो? जी, हबीब जालिब हबीब जालिब की, हबीब जालिब की बात कर रहे हो? जी हाँ, जी हाँ जी। तो ये लोग जो थे ये अलहदा किस्म के जनरेशन से ताल्लुक रखने वाले शायर थे, और ये मूवमेंट्स के साथ जुड़े हुए थे। ये इंडिविजुअल्स नहीं थे, ये इंडिविजुअल्स नहीं थे, इनके साथ में पूरी तहरीक थी। और जिस दौर में राहत साहब आते हैं उस दौर में उर्दू के भीतर जो तहरीक थी वो अलग तरह की बन चुकी थी। वो उसमें जदीदियत और ये सब चीज़ें जो बाद में आ गई थी, उनसे लोगों के साथ में उसका रिश्ता कमज़ोर हुआ। ये दीपक ने बिल्कुल सही बात कही है। तो दीपक रूहानी ने जो बात कही थी कि बाद के लोगों ने जो नक्काद थे उन्होंने इस शायरी को अपने अलग सांचों के भीतर फिट करने की कोशिश की और वो हुई नहीं, तो इसलिए उसे गंभीर शायरी मानने से ही आपने खारिज कर दिया। लेकिन ये मैं दौर की बात कर रहा हूँ कि इस दौर में उर्दू के भीतर उस तरह का मूवमेंट कमजोर हुआ। वैसे तो सब जुबानों में हुआ है, लेकिन फिर भी हिंदी के भीतर अभी तक या पंजाबी के भीतर अभी तक हम देखते हैं कि तरक्की पसंद तहरीक के निशान थोड़े मजबूती से बाकी हैं। तहरीक के तरक्की पसंदगी तो अभी भी हर शायरी में मौजूद हो सकती है, लेकिन तहरीकियत जो है, जहाँ पर आवाम एक आंदोलन की शक्ल ली जाती है, वो उससे राहत साहब का उस तरह से सीधा कोई जुड़ाव नहीं था।
तो इसलिए एक अलग तरह की शायरी उन्होंने की है। और मैं बस आखिरी में अपनी बात के आखिर में ये याद करना चाहता हूँ कि जब हम राहत इंदौरी के इस शेर को याद कर रहे हैं और पूरा हिंदुस्तान याद कर रहा है, तब एक और गहरा काम भी हमें करना चाहिए, वरना हमको भी राहत साहब जो अगर जिंदा होते तो यही कहते कि ये तो मुशायरा कर रहे हैं, इनको अदब नहीं आता। तो वो बात ये है कि एनआरसी और सीए के खिलाफ एक शेर लिखने से लड़ाई नहीं हो जाती। लड़ाई जमीन पर उतर करके लड़ी गई। शाहीन बाग खड़े किए गए लोगों ने लाठियां खाए, डंडे खाए। जिनने लाठियां खाए, डंडे खाए, उन्होंने राहत साहब के शेर भी पढ़े। लेकिन आज हम जिसने लाठियां खाई, डंडे खाए, जिसके घर में घुस करके उसने कश्मीर पर अगर सही कह दिया तो उसको उसके दफ्तर में घुस करके मारा, आज लोकतंत्र उस जगह पर मौजूद है जहां सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में सजा सुना दी। हम जो लोग हैं उन्हें इस बात की कद्र होनी चाहिए कि एक शायरी का अदब है, एक सड़क की लड़ाइयाँ हैं, इनके बीच में कैसे हम एक राब्ता कायम करें और वो राब्ता गहरा राब्ता हो, वो राब्ता उस तरह का राब्ता हो कि हम उनकी लड़ाई के हिस्से बने और वो हमारी लड़ाई के हिस्से बने। मैं राहत साहब को याद करते हुए आज इस बात को शिद्दत से इसकी जरूरत को महसूस करता हूँ। शुक्रिया जी। मेरे ख्याल में अब कोई और सवाल अगर कोई करना चाहते हैं, एक सवाल ले लेते हैं, अगर उसके बाद फिर डॉक्टर सुदेव सिंह मेरे ख्याल सारी बात को कंक्लूड करेंगे। कोई भी दोस्त अगर कोई प्रश्न करना चाहता है तो उसका स्वागत है। जी दोस्तों, थोड़ा माइक बंद है सर। डॉक्टर साहब आपका माइक, हाँ जी, अब देखिए, हाँ अब आ रही है बस। तो दीप जी, एक तो मैं सभी दोस्तों से ये बताना चाहता हूँ जी कि जैसे हमारे बीच हमारे एक साथी PW इंग्लैंड से जुड़े हैं, गुरनाम ढिल्लों जी, और हमारे एक और साथी केहर शरीफ जी जर्मन से भी हमारे साथ इस लाइव सेशन में जुड़े हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत से लोग मैं देख रहा हूँ, अलग अलग भाषाओं के अलग अलग क्षेत्रों से आने वाले लोग इसमें जुड़े हुए हैं। दूसरी बात मैं एक और जोड़नी चाहता हूँ, क्योंकि हमारे दो साथियों ने बहुत सी बातें बताई है राहत जी के बारे में, लेकिन एक बात का जिक्र ना हो, मुझे लगता है कि ये चर्चा बहुत अधूरी रहेगी। राहत का ही एक शेर है जिसमें वो कहते हैं कि बोरियों में बैठिए, कुल्हड़ में पानी पीजिए, हम कलंदर हैं, हमारी मेजबानी और है। राहत साहब की जो पर्सनैलिटी थी उसका एक पक्ष एक कलंदर का, एक बागी का था। वो फक्कड़ मस्ती करने वाले, फाका मस्ती करने वाले फक्कड़ लोग भी थे। लेकिन राहत साहब की चर्चा मैं समझता हूँ कि अधूरी रह जाएगी अगर हम मुनव्वर राना का जिक्र ना करें। जी, बहुत से मुशायरे ऐसे थे कि दोनों के नाम पे पढ़े जाते थे, तो मुनव्वर राना ने उनके लिए लिखा भी है। तो मैं साथियों से ये अनुरोध करूंगा कि राहत और मुनव्वर राना को लेके कुछ बातें की जाए तो और भी अच्छा लगेगा। मैं इसका जवाब दूं? हाँ आप दीजिए, आप ही दीजिए। जी जी, देखिए तरह के उम्मीद नहीं थी फिलहाल, और ना मेरी बहुत इतनी हैसियत है कि मैं दोनों लोगों की कोई तुलना कर सकूं, लेकिन फिर भी एक पाठक के रूप में और दोनों लोगों से जुड़ा होने के कारण मैं, व्यक्तिगत संबंध अपनी जगह हैं, लेकिन मैं शायरी के स्तर पे मैं बताना चाहूंगा कि मुनव्वर साहब की जो शायरी है वो बिल्कुल अलग है, वो बिल्कुल दूसरी तरह की है। वो मुशायरों में वो भी रहते थे और अभी भी हैं, और वो मुशायरा मुनव्वर भी लूट लेते थे, बात में कोई दो राय नहीं। मुनव्वर साहब की शायरी वन टाइम, वो उनकी शायरी किसी जसूसी उपन्यास को पढ़ने जैसी शायरी है मुनव्वर राना की। आप एक बार आप जब पढ़ लेते हैं, उनके शेर आप से गुजर जाते हैं, उस शेर से आप गुजर जाते हैं, तो उस शेर की ब्यूटी कम हो जाती है, या उसका आपके लिए उतना
अगर आप उसे फिर से पढ़ें या फिर से प्रयोग करना, शायद उनका नेट डिस्कनेक्ट हो गया या उनकी आवाज बंद होगी, कनेक्शन उनका वीक चल रहा था। जी आप बोलिए सर। इसका आगे का इसका मैं बता देता हूँ। राहत और मुनव्वर में एक अजीब किस्म का खिंचाव और तनाव मैंने देखा, मैंने महसूस किया। हेलो, हाँ, दोनों के बीच में कोई एक भाई दोनों थे तो दोनों शहनशाह उर्दू बदल के, मतलब मुशायरों की दुनिया के दोनों शहनशाह, तो दोनों के बीच में एक खिंचाव और एक तनाव रहता था, है ना। मैं इसके ऊपर ज्यादा नहीं बोलूंगा, और उनकी शायरी पे भी मैं ज्यादा, मुनव्वर राना की ज्यादातर शायरी देखिए, राहत इंदौरी की शायरी का एक अपना मैनरिज्म है, राहत इंदौरी एक अलग मैनरिज्म से शायरी पढ़ते, लेकिन मैं वो दोनों मैनरिज्म के शायर। मुनव्वर राना के यहाँ खूब रोते हैं, है ना, वहां राहत इंदौरी खूब हाथ पैर फेंकते हैं, चीखते चिल्लाते हैं। कागज पे आप इन दोनों की शायरी पढ़ोगे तो ना उसमें इसमें चिल्लाहट मिलेगी, ना इसमें रोना गाना मिलेगा। तो आप कागज पे इन दोनों की शायरी पढ़ के मायूस हो सकते हो, ये दोनों मुशायरे के शायर है ना। तो और मुझे समझ में नहीं आता कि सवाल ये क्या सवाल था, और मैं इसको ज्यादा नहीं बोलूंगा इस सार्वजनिक मंच पे, पर हाँ, मैंने दोनों के बीच में एक किस्म का खिंचाव, एक किस्म का तनाव, एक दूसरे से नाराजगी भी महसूस की है कई बार, और उसकी क्या वजह है ये उनका बेटा कभी आएगा और शायद वो बताना चाहेगा। तो जी हेलो, मेरे ख्याल से, हाँ मेरे ख्याल से सुनिए जी देखिए, इस सवाल को दीपक, दोनों दीपकों से मेरा अनुरोध है कि इस सवाल को हम लोग जैसे मैंने कहा है कि थोड़ा सा फासले से देखना चाहिए। सुखदेव सिंह जी ने अच्छी बात की कि इस मौके पर जब राहत साहब हमारे बीच से चले गए हैं, तो चाहे वो तनावपूर्ण मित्रतापूर्ण संबंध हो, उनके एक दोस्त को उनके एक समकालीन शायर के साथ जोड़ करके उन्होंने याद किया, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि एक अकेला ही नहीं होता, एक कारवां के साथ में चलते हैं लोग, वो उस कारवां में उनके दोस्त और जिनके साथ दोस्ती रहती है उनसे तनाव भी रहता है, तो वो चीजें चलती रहती हैं। लेकिन अच्छी बात है कि हम उनके साथ साथ उनके दूसरे साथियों को भी याद करें। और ये जैसे मैंने कहा था कि इस वक्त, हाँ दीपक एक मिनट रुकना, एक मिनट, ये वक्त नहीं है कि हम उनकी शायरी के जर्रे जर्रे को अभी खोलें और उसके ऊपर बात करें। हम अभी जुम्मा 4 रोज पहले हमने उन्हें खोया है, और वो वाकई अवाम की दिलों के शायर बने थे, चाहे वो मुशायरों की वजह से बने, चाहे जैसे भी। और हम उन्हें, जहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ वहां से मुश्किल से मेरी पीठ के पीछे 200 मीटर दूर उनका घर है। अभी मैं आपको अगर चाहूँ तो लैपटॉप से या मोबाइल से ले जा करके उनका घर दिखा सकता हूँ। तो अभी उनके घर पर और पूरे शहर में और पूरी दुनिया में उनके चाहने वालों के बीच में एक आलम दूसरी किस्म का है। हमने उनकी शायरी पर भी बात की और हमने उनके व्यक्तित्व पर भी बात की है। मेरा ख्याल है कि शायरी पर एक नक्काद की तरह से, एक आलोचक की तरह से बात करने का मौका हम कभी और लाएंगे। जी धन्यवाद दोस्तों। मैं डॉक्टर सुखदेव सिंह से अब निवेदन करूंगा कि सारी बहस को, सारी बात को कंक्लूड भी करें और अपनी फाइनल टिप्पणी वो देंगे डॉक्टर सुखदेव सिंह जी। दीप जी, हेलो, अगर कोई दोस्त और अपनी बात रखना चाहता है तो उनको मौका दे दीजिए। मैं अपनी बात बहुत संक्षेप में बाद में रख लूंगा। अगर किसी दोस्त ने कुछ कहना है तो मैं एक बार फिर आपको आमंत्रित करता हूँ, अगर कोई दोस्त अपनी बात करना चाहता है या कोई सवाल करना चाहता है या प्रश्न उठाना चाहता है तो प्लीज आप बोलिए। हेलो, मैं बोल रहा हूँ। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि I enjoyed the whole discussion thoroughly. Thank you very much for inviting me in this session. Thank you very much. Thank you sir, thank you. ਤੁਹਾਡਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ जी। जी दोस्तों, प्रगतिशील लेखक संघ पंजाब और प्रगतिशील लेखक संघ ऑल इंडिया की तरफ से मैं अपने 3 दोस्तों का धन्यवाद करना चाहता हूं। दीपक रूहानी जी, दीपक असीम जी और बनीत तिवारी जी, जिन्होंने इन साथियों के साथ हमें बातचीत करने का एक सबब बनाया, एक मौका बनाया।
मेरे ख्याल से हम शायद भूल गए, एक और साथी भी हमारे इंदौर से शामिल रहे हैं इस डिस्कशन में। मैं देख रहा था सारका जी को। पुनीत जी, मैं क्या ठीक कह रहा हूँ? जी सारका जी, सारका श्रीवास्तव जी, हाँ, जुड़े थे। सारका श्रीवास्तव वो भी कुछ देर शामिल रहे हैं जी। अभी मैं देख रहा हूँ उनको, तो उनका ताल्लुक भी इंदौर से है, ये मैं गलत नहीं हूँ। तो पुनीत जी, क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? बराबर बराबर, राइट। जी सारिका इंदौर से हैं। जी जी जी। तो ये 3 साथी हमारे इंदौर से हैं। मैं पंजाब PW की ओर से बहुत उनका आभारी हूँ। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि राहत इंदौर जी पंजाब में आए थे। पंजाब में वो जब चंडीगढ़ आए तो उन्होंने लेक पे कुछ घूमने के लिए गए, तो वहां जब उन्होंने पंजाबी नौजवानों को देखा तो बहुत ही वो खुश हुए थे। एक शेर भी उन्होंने कहा है, लेकिन मुझे शेर वो भूल गया, अभी याद नहीं। उस शेर का मुझे जो जस्ट है वो याद है। तो उन्होंने कहा था कि आपको हम आफ्ताब दिखाएंगे, आप हमारे साथ चलो, हम आपको पंजाब दिखाएंगे। जी जी जी। वो पंजाब के नौजवानों चलते फिरते हुए मेहताब दिखाएंगे तुम्हें। जी 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 जी। साथ चलना कभी पंजाब दिखाएंगे तुम्हें। जी, हमसे मिलना कभी पंजाब दिखाएंगे। जी जी हाँ। जी। तो पंजाब के साथ उनका एक ऐसा रिश्ता रहा है। दूसरी बात मैं जो कहना चाहता हूँ, राहत जी ने हमारे जो दौर के जिन लोगों की जुबान नहीं थी, इस जवाबंदी के दौर में वो बहुत वोकल, मैं समझता हूँ कि वोकल होना शायर की जरूरत नहीं होती, समय की जरूरत होती है। जी। तो कुछ समय ऐसे आते हैं कि जब अगर शायर खामोश रहें तो इतिहास हमारे से सवाल पूछता है। जैसे बरख्त की कविता है जिसका अनुवाद किया था पंजाब के हिंदी के शायर ने। तो जब लोग पूछेंगे आपसे तब उस समय के शायर खामोश क्यों थे? फनकार क्यों? जी जी। तो एक्चुअली मैं ये कहना चाहता हूँ कि राहत उन लोगों की आवाज बने जिन लोगों को हिंसा ने, सत्ता ने, उसके दमन ने गूंगे और बहरे बना दिया था। तो उनका एक शेर भी मुझे याद आ रहा है, बहुत ही काक्षी शेर है, जिसमें वो कहते हैं कि मौत की तफसील होनी चाहिए, शहर में एक झील होनी चाहिए, हुक्म गूंगों का है लेकिन हुक्म है, हुक्म की तामील होनी चाहिए। जी। इस हिंसा के दमन के दौर में वो हमारे उन लोगों की जो हाशिए का समाज है उसकी वो आवाज बने, जिन लोगों को जवाबंदी के इस दौर में जिनको तरह तरह के कानून के दावे दावे देके खामोश किया जा रहा है। अब राहत जी हमारे बीच नहीं रहे, तो उनका ही एक शेर मुझे बार बार याद आ रहा है कि हम उनको कितने बार पुकारें, कहाँ से ढूंढें, कहाँ से उनको आवाज दें। उन्हीं का एक शेर है कि तेरे दरवाजे को जुम्बिश ना हुई, मैंने सब नाम पुकारे तेरे। तेरे दरवाजे को जुम्बिश ना हुई, मैंने सब नाम पुकारे तेरे, वो मेरी प्यास बता सकती है, क्यों समुद्र हुए खारे तेरे। ये हमारी प्यास जो है उनको जानने की, उनको समझने की, उस प्यास को कुछ शांत किया, हमारी जिज्ञासा को कुछ तृप्ति हुई है दीपक रूहानी जी और दीपक आशीष जी की बातचीत से। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये साथी हमारे साथ, पंजाब के साथियों के साथ ऐसे ही संवाद में रहेंगे, बार बार हम इनको याद करेंगे, इनको पंजाब बुलाएंगे भी। तो बहुत खुशी हो रही है कि इन साथियों ने राहत इंदौरी की जिंदगी के वो पहलू, उनके जीवन के वो पक्ष जो हमारे लिए अंधेरे थे, उस पर उन्होंने रोशनी डाली है। तो राहत का एक और भी शेर मुझे याद आ रहा है कि जिसकी बार बार बात हो रही है, जहाँ शायरी और बाजार को लेकर भी बातें हुई है। वो कहते हैं कि आंख में पानी, होठों पे चिंगारी रखो, आंख में पानी, होठों पे चिंगारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। ले तो आए शायरी बाजार में राहत मियां, ये जरूरी तो नहीं कि लहजा भी जारी रखो। तो बाजार में रहते हुए भी बाजार को काटने वाली, बाजार के तिलस्म को कम करने वाली शायरी उन्होंने की है। तो मैं उनको याद उनकी शायरी के हवाले से ही करता हूँ। आप सभी दोस्तों का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन लोगों ने अपना समय निकाला और इस परिचर्चा में शामिल हुए। और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसी परिचर्चा हम बार बार करते रहेंगे और आप हमें ऐसा ही सहयोग
देते रहेंगे। धन्यवाद। जी दोस्तों, हमारे तीनों प्रवक्ता ने बहुत खूबसूरत बातें की हैं राहत इंदौरी के बारे में। खासतौर पर हम पंजाब वाले उनके लिए उनका इस दृष्टि से भी आभारी हैं कि हमने इंदौर के रहने वाले लोगों को सुना है, जो उनको पास से रहे हैं, उनके पास से गुजरे हैं, उनके साथ बातें की हैं। और विनीत तिवारी जी ने जो एक बात कही थी, वो मेरे ख्याल में बहुत इम्पोर्टेंट थी बात, वो कि आज प्रशांत भूषण को जिस ट्वीट के लिए उसको सजा मुकर्रर की है, उसी ट्विटर पर राहत इंदौरी के खिलाफ पता नहीं कितनी टिप्पणियां हुई हैं। एक टिप्पणी है कि अगर अल्लाह है तो तुझे उठा ले, जब वो बीमार थे। तो उन लोगों पर भी कोई देशद्रोह का मुकदमा बनता है क्या? आम आदमी के लिए अलग कानून है और सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए अलग कानून है। ये बात भी हमारी बहस का विषय बननी चाहिए कि हमारी बोलने की आजादी को किस तरह से दबाया जा रहा है, किस तरह से सीमित किया जा रहा है राहत इंदौरी के बहाने से। और मैं अंत में आप सभी का धन्यवाद करता हुआ राहत इंदौरी से बात शुरू की थी और उन्हीं के कुछ शब्दों से मैं बात का अंत कर रहा हूँ। उनकी कुछ लाइनें हैं कि तेरे वादे की, तेरे प्यार की मोहताज नहीं, ये कहानी किसी किरदार की मोहताज नहीं। आसमां उड़ के सोए हैं खुले मैदान में, अपनी ये छत किसी दीवार की मोहताज नहीं। इसे तूफान ही किनारे से लगा देते हैं, मेरी कश्ती किसी पतवार की मोहताज नहीं। मैंने मुल्कों की तरह लोगों के दिल जीते हैं, ये हुकूमत किसी तलवार की मोहताज नहीं, ये हुकूमत किसी तलवार की मोहताज नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले सप्ताह इसी जगह पर कुछ और दोस्तों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया दीपक, शुक्रिया दीपक, दोनों दीपकों को। थैंक यू भैया।